एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने चैप्टर 1 भी स्टार्ट कर दिया था, चैप्टर 1 ख़त्म किया, चैप्टर 2 भी ख़त्म किया, चैप्टर 3 भी ख़त्म किया, काफ़ी अच्छे से ख़त्म किया। तो आज वैसे ही हम लोग सेम तरीके से चैप्टर 4 को भी ख़त्म करेंगे। चैप्टर 4 का नाम है सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए बुक लेके बैठ जाइए, अंडरलाइन करते रहिएगा। कोई भी दिक्कत होगा आप कॉमेंट पे मुझे मैसेज कॉमेंट पे आप कॉमेंट कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लाइन क्या लिखा हुआ है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक इन इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये यूनिक है। किसके बेसिस पे? कंटेंट भी हम लोग का यूनिक है, स्पिरिट भी यूनिक है। ये क्या बता रहा है, ये बोलना क्या चाह रहा है? जो हम लोग का कंटेंट है यूनिक है और स्पिरिट भी यूनिक है। अब इसी चीज़ को, ये जो लाइन है, इसी चीज़ को पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करेगा कि हम लोग का कंटेंट यूनिक कैसे है, हमारा स्पिरिट यूनिक कैसे है। हमारा बेसिकली इसमें क्या होगा, हम लोग का जैसा कल्चर है उस हिसाब से हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बस वही चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। और यही चीज़ दिखाता है कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बाकियों के कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। तो इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, एकदम आगे बढ़ते हैं, एकदम अच्छे से आगे बढ़ते हैं। दो बोरोड फ्रॉम नियरली एवरी कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। हम लोग मानते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी बाहर के जो काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, इंस्पायर होकर बनाया है, कुछ कुछ मतलब ऐड किया है डायरेक्ट, का कुछ कुछ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके डाल दिया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट सेवरल सेलेंट फीचर्स दैट क्लियरली डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन अक्रॉस द ग्लोब। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग मानते हैं कि बोरो करके रखे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ ऐसा ऐसा फीचर्स है जो ग्लोब के, जो वर्ल्ड के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उससे ये चीज़ डिफरेंट हो जाता है। उसको ये चीज़ मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि एकदम कॉपी पेस्ट है, कुछ कुछ ऐसा ऐसा फीचर्स है जो उसको हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे ग्लोब के कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंट बना देता है। तो क्या क्या फीचर्स है, उसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ है, ये क्या कह रहा है? इट शुड बी क्लियरली नोटेड। हम लोग को ये भी ध्यान में रखना चाहिए। मेनी ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल फीचर्स का मतलब क्या? जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किया था, अडॉप्ट किया था 1949 में, जब हम लोगों ने अडॉप्ट किया था, उसके बाद ऐसा नहीं कि वही कॉन्स्टिट्यूशन है, वो काफ़ी सारे चेंजेस से होके गुजरा है। अब ये चेंजेस कैसे हुए हैं? ये चेंजेस हुए हैं अमेंडमेंट से। ये अमेंडमेंट्स, कुछ कुछ अमेंडमेंट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट चेंज लेके आए हैं। जैसे क्या? दिस चेंजेस वे मेजरली ड्यू टू सेवरल अमेंडमेंट्स। क्या क्या चेंजेस हैं? सेवेंथ अमेंडमेंट क्या था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। एक बेसिकली हुआ क्या था, उस टाइम पे लिंग्विस्टिक स्टेट का मांग किया जा रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा ही एकदम मांग हो रहा था साउथ में कि हमको चाहिए लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषा का आधार पर राज्य, भाषा का आधार पर राज्य। तो फिर उन लोगों ने एस.के. धार कमीशन ये बनाया। फिर उसके बाद वो 3 साल बैठा, फिर उसके बाद उसने रिपोर्ट दिया, बोला कि ठीक है भाषा का आधार पर हम लोग स्टेट बना देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाहर का आदमी वहाँ नहीं रह सकता। बाहर का आदमी भी वहाँ पे रह सकता है। ऐसा नहीं है कि वही वहाँ पे उसी आदमी के लोग रहेंगे। अगर ऐसा होता तो अलगाव हो जाता। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों ने ये लाया, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इसके साथ साथ पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। अगर आपको नहीं पता, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी मतलब एक होता है ब्रिटिश प्रोविंस, एक होता है प्रिंसियली स्टेट्स, एक होता है कमिश्नर प्रोविंस, और एक होता है अंडमान निकोबार। ये सब चीज़ जो था ब्रिटिश प्रोविंस के टाइम में, ये सब को हटाओ बोला, और अब क्या होगा? स्टेट होगा और एक यूनियन टेरिटरी होगा। इसी से हम लोग सबको डिवाइड करेंगे। ये सब चीज़ को हटाया गया। ठीक है, सेवेंथ अमेंडमेंट काफ़ी ज़्यादा चेंज लेके आ गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। सेवेंथ अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, ये इंदिरा गांधी ने लेके आए थे। इंदिरा गांधी ने ये इसमें इतना मतलब इसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हर एक आर्टिकल में, लगभग हर एक आर्टिकल में कुछ ना कुछ चेंज करके रख दी थी। हाँ, लगभग। इसी के टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज भी आया था, जो इंपॉर्टेंट लगा, हम लोग को अच्छा लगा तो हम लोगों ने रख लिया। बाकी सब कुछ इतना घटिया, मतलब हर तरीके से उसे यूनिटरी बनाने का कोशिश किया गया था, सेंटर का पावर को बढ़ाने का कोशिश किया गया था। ये सब चीज़ था, इसीलिए इसे डायरेक्ट हटा दिया गया। प्रीम्बल में भी सेकुलरिज्म ऐड की थी। और 44th अमेंडमेंट आया। 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ? 42nd अमेंडमेंट को ही, जो 42nd अमेंडमेंट में जो जो चेंज आया था उसे रिवर्स कर दिया गया। जो पहले था 1949 में उसे लाया गया। ये क्यों, ऐसा कैसे हुआ? इंदिरा गांधी का सरकार गिर गया तो 44th अमेंडमेंट में फिर दूसरा सरकार आया तो 42nd अमेंडमेंट को सब कुछ खत्म कर दिया गया। बस कुछ कुछ चीज़ अच्छा है, अच्छा लगा तो रख दिया गया, जैसे फंडामेंटल राइट्स, सेक्युलरिज्म और कुछ कुछ प्रीम्बल के वर्ड जो रख दिए गए। अब है और क्या क्या वास्ट चेंज आया किस किस चीज़ से। और कुछ कुछ अमेंडमेंट्स था, जैसे कि 73rd एंड 74th। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट कैसे चेंज लेगा? 73rd अमेंडमेंट में पंचायत आया था, पंचायत। इससे पहले पंचायत ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनली हो गया, मतलब अब लीगल हो गया। अब ऐसा नहीं कि अब ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पे ऐड हो गया है। 74th अमेंडमेंट क्या है? 74th अमेंडमेंट में म्यूनसिपैलिटी को ऐड किया गया। म्यूनसिपैलिटी, अब ये सब क्यों ऐड किया गया था? ताकि जो लोकल रिप्रेजेंटेशन हो, लोकल वाले जो लोग हैं, लोकल लोग खुश रहें। खुश रहें का मतलब क्या? जो टॉप डाउन डेवलपमेंट होता है उसमें लोगों तक उनका ये पहुंच ही नहीं पाता, डेवलपमेंट पहुंच ही नहीं पाता,
या तो होता है कि कुछ गलत डेवलपमेंट पहुंच जाता है। उन लोगों को चाहिए था स्कूल, उन लोगों को चाहिए था हॉस्पिटल, लेकिन ये ऊपर वाला जो ये सेंटर है वो क्या देता है, दे देता है ये स्कूल। हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल दे देता है, तो उन लोग क्या होगा, दुखी तो हो गए। तो ये सब चीज़ के लिए क्या किया गया, पंचायत बनाया गया, ताकि जो गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटी है, पावर को और ज़्यादा कम किया जा सके। फिर उसके साथ साथ क्या हुआ, 97th अमेंडमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या था, इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था। इसमें होता क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसे ऐड किया जाता है, मतलब कुछ कुछ जो छोटे छोटे ना, बेसिकली एक एग्जांपल के तौर पर आप समझे, महाराष्ट्र में ना कुछ कुछ जो औरतें थी, उन लोग पापड़ बनाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट थी। तो उन लोगों ने क्या किया कि सब लोग मिल के एक ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के बोला कि चलो हम लोग एक ग्रुप बना के अच्छा सा पापड़ का बिजनेस स्टार्ट करते। तो सब लोग को पापड़ बनाने आता था, उन लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपना सब कुछ नाम लोगो सब कुछ लगाया। तो इसके बाद उन लोग का पापड़ बिका, अच्छा खासा बिका, अब वो पापड़ काफ़ी ज़्यादा नामी पापड़ है। तो ये सब चीज़ जब देखा, ये सब चीज़ ऐसे करके काफ़ी सारे स्टेट्स में ऐसा ग्रो होने लगा। तो ये सब चीज़ देख रहा है कि इससे तो काफ़ी ज़्यादा फायदा है, ये तो अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। तो क्या किया गया, इसको लीगलाइज किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनली अब वैलिड है ये, अब इसे कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब इसे सरकार हेल्प करेगी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एक आता है 101 अमेंडमेंट, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा बात करता है, ये भी आया ना तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। ये तो मैंने अपने आंखों से देखा। ये जीएसटी का बात करा, जीएसटी आया तो पैसा अब लगभग ख़त्म हो चुका है। पैसा जो डिजिटली जो ये करप्शन इतना ज़्यादा ख़त्म हो गया अब इसके आने के कारण क्या हो रहा है, पैसे पर कंट्रोल किसका होगा, सरकार का होगा। वो जब चाहे तब वो सरकार पैसे के फ्लो को रोक सकती है, कुछ भी कर सकती है, गरीब कर सकती है किसी को चाहे तो। ये सब क्या है, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए हैं। In the Keswanand Bharati case 1973, the Supreme Court ruled Parliament cannot alter the basic structure of the Constitution under Article 368। अब ये क्या बोलते हैं केसवानंद भारती केस, केसवानंद भारती केस है क्या, देखो केसवानंद भारती केस को समझना है तो सबसे पहले जान लो, केसवानंद भारती केस ये केरला में थी। इनका केरला के हाई कोर्ट के साथ केस हो गया था। तो हुआ क्या था, देखो बैकग्राउंड क्या है मैं बता रहा हूँ। तो केरला का गवर्नमेंट क्या चाहता था, उन लोग ऐसा नहीं कि कुछ गलत करने का कोशिश किया था, उन लोगों ने एक लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया। लैंड रिफॉर्म एक्ट, लैंड रिफॉर्म एक्ट क्या होता है, जो बोला कि जिसके जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, वो ज़मीन को उन लोग से कम करके घटा के किनको देंगे, गरीबों को बांटेंगे। मतलब जो ऐसा नहीं है, जो अनइक्वेलिटीज़ था उसको ख़त्म कर देंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, गरीबों को देंगे। तो इसमें क्या हुआ, जब ये लैंड रिफॉर्म एक्ट आया, लैंड रिफॉर्म में केसवानंद भारती का लैंड चला गया। अब इनका जब लैंड चला गया तो इनका बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। तो इन लोगों ने, इसने क्या किया, इसने कोर्ट का ये किया, कोर्ट का रुख किया, कोर्ट गए, कोर्ट में बोला कि इसमें तो मेरा फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो ये तो कहीं से भी सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला हाँ बात तो सही है। अब होता है सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेंगे, पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। पार्लियामेंट, अब ये बात पार्लियामेंट में पहुंच जाता है और ये सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं आप फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते, आपको ये प्रोटेक्ट करना होगा। तो क्या बोलता है कि आपका जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है वो नहीं चलेगा, अनवैलिड है। तो इसके अगेंस्ट अब पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट फिर से कुछ कुछ अमेंड्स लेके आते हैं, 24, 25, 26 अमेंड लेके आते हैं। इसमें क्या बोलती है, इस सब चीज़ में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि वजह से हमको 1 घंटा लग जाएगा इसी में। तो इसमें क्या बोलती है कि ये जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है, लैंड रिफॉर्म, इसे हम इसमें डाल देंगे 9th शेड्यूल में। अब ये 9th शेड्यूल क्या है, आप बोलेंगे ये 9th शेड्यूल क्या है। 9th शेड्यूल मतलब आप एक मान लीजिए कि एक परमानेंट पेन है, परमानेंट पेन, मतलब इससे में आप किसी टॉपिक को अगर डाल दिए, किसी एक्ट को या किसी आर्टिकल को अगर डाल दिए, किसी भी चीज़ को अगर डाल दिए, तो उसे आप मिटा नहीं सकते, मतलब हटा नहीं सकते, वो आप कैंसिल नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट उसे कुछ भी नहीं कर सकते। तब उस टाइम क्या की सुप्रीम कोर्ट, जब इसे 9th शेड्यूल में डाला गया, 9th शेड्यूल समझ में आया, 9th शेड्यूल का मतलब अगर इसमें कुछ ही टॉपिक को डाला गया तो उस पर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट अब क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट बोली हाँ ऐसा करोगे तुम लोग, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर भी अपना जज दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, 9th शेड्यूल में होगा फिर भी जुडिशियल रिव्यू होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा, बशर्ते वो अच्छा है तो उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन बुरा है तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। उसे 9th शेड्यूल में आप नहीं डाल पाएंगे, जुडिशियल रिव्यू होने के बाद आप 9th शेड्यूल में डाल पाएंगे, ऐसा बोला गया। मतलब अगर आप डालेंगे भी और अगर वो इनवैलिड है तो उसे वहाँ से हटा दिया जाएगा, ये चीज़ कहा गया। तो क्या हुआ, अब अगर पार्लियामेंट, अगर हम अपने दिमाग से सोच के देखें, पार्लियामेंट जो है वो क्या गलत काम कर रही थी, वो तो गरीबों को पैसा, गरीबों को ऊपर करने की कोशिश कर रही थी। और ये जो ये सुप्रीम कोर्ट है, ये भी क्या गलत काम कर रहे थे, ये भी एक तरीके से नहीं कर रही थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाए रखना चाहती थी।
तो अब बोल रहा है कि देखो अगर ऐसा चला तो पार्लियामेंट तो गवर्नमेंट मतलब कभी भी इंडिया ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा, डेवलपमेंट तो रुक जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट भी ये चीज़ सही लगा। तो सुप्रीम कोर्ट अब क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि देखो ठीक है ना, आपका ना मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आप आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लास्ट वाला बात हम बता रहे हैं जो इसका ये निकला कंक्लूजन, कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को आप चेंज कर सकते हैं, बशर्ते आप उसके डीप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते। जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसे आप नहीं चेंज कर सकते। ये 13 बेंच ने कहा था, 13 बेंच का ये कोर्ट चला तो उसमें वो ये सब चीज़ निकल के आया, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते। तो क्या केशवानंद भारती को अपना लैंड मिला? नहीं मिला। उसमें कुछ कुछ चीज़ हैं जो हट जाती हैं और कुछ कुछ चीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे पार्लियामेंट चाहेगी भी तो नहीं चेंज कर सकती। तो ये है केशवानंद भारती केस, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कहाँ पे थे हम लोग। केशवानंद भारती केस तो समझ में आ गया। अब देखते हैं सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सैलेंट फीचर्स, कुछ ऐसे फीचर्स जो हम लोग को बाहर से यूनिक बनाते हैं। कैसा कैसा फीचर्स है? सबसे पहला तो है, बोल रहा है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसे? सबसे पहले तो रिटेन और अनरिटेन क्या होता है, जो लिखा हुआ, जो अनरिटेन मतलब अनलिखा, बिना लिखा हुआ, बस बोल रहा है हो रहा है ऐसा, ये वाला चीज़ को रिटेन अनरिटेन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू रिटेन एंड अनरिटेन। रिटेन कौन सा होता है? यूएसए का, इंडिया का। अनरिटेन में कौन सा है? इंग्लैंड का, जो सालों से प्रथा आ रही है और वैसे करके हो गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोबली। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव, एलाबोरेट एंड हाईली डिटेल। ये बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब इतना डिटेल में है कि इसमें कुछ भी चीज़ लूप होल छोड़ा ही नहीं गया है। ओरिजिनली इन 1949, जब 1949 में इसे अडॉप्ट किया गया था, तब क्या था? तब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था? एक प्रीम्बल था, 395 आर्टिकल्स था, 22 पार्ट्स थे इसके। 22 पार्ट्स में 395 आर्टिकल्स डिवाइडेड थे। जैसे कि 1 to 4 ऐसा करके, ये पार्ट 1, 5 to 11, पार्ट 2 ऐसे करके डिवाइडेड थे। तो ऐसा था। लेकिन और क्या था? 8 शेड्यूल था। लेकिन अब क्या है प्रेजेंट टाइम में? क्या है प्रेजेंट टाइम में? एक प्रेम्बल है, प्रेम्बल में भी कुछ कुछ चेंज हो चुका है। अबाउट 470 आर्टिकल्स डिवाइडेड इंटू 25 पार्ट्स। अब लगभग 470 आर्टिकल्स है। 470 आर्टिकल्स, उसे कितने में डिवाइड किया गया है? 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले 22 पार्ट था, अब 25 पार्ट्स है। अब शेड्यूल कितने हो गए? पहले 8 थे, अब 12 शेड्यूल हो गए। क्या क्या है चीज़ बोल रहा है? मेजर चेंजेज ओकर ड्यू टू सेवरल अमेंडमेंट्स एक्ट्स। बहुत सारे जो चेंजेज आए वो कुछ कुछ अमेंडमेंट एक्ट से आए हैं। स्पेशली 4 पार्ट्स एडेड, 4 को पार्ट ऐड हो गए। क्या है ये? पार्ट 4A, ये कब आया था? 73rd ने 42nd अमेंडमेंट, इसमें क्या हुआ था? फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया था। फिर ये क्या है? पार्ट 9A, ये क्या इसका बात कर रहा है? ये बात कर रहा है म्यूनसिपैलिटीज जो ऐड हुआ था, 74th अमेंडमेंट। फिर ये क्या बात कर रहा है? ये कोऑपरेटिव सोसाइटी 97th अमेंडमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आया। फिर उसके बाद क्या है? ये कितना है? 14 है 14A, हाँ 14A है। इसमें पार्ट बी वाला जो स्टेट है, पार्ट बी, नहीं ये कौन सा है? 14A हाँ 14A में क्या होता है? ट्राइब्यूनल्स को ऐड किया जाता है। ट्राइब्यूनल्स क्या होता है? ट्राइब्यूनल्स का मतलब कोर्ट होता है। कोर्ट का बेसिकली जो बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। कोर्ट केसेस पेंडिंग चले जा रहे थे, कोर्ट केसेस चल रहे थे। ऐसा डेट उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा था, 4 साल 5 साल का डेट हो जा रहा था। तो इसलिए क्या किया गया? ट्राइब्यूनल्स बनाया गया। ट्राइब्यूनल्स का मतलब क्या? ये है, अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ गलत काम करेगा कोई, कुछ ऐसा पेड़ काटने से रिलेटेड, पोल्यूशन से रिलेटेड, तो उसका एक एनजीटी होगा, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, वो उसका सज़ा दिलाएगा। लोक अदालत बनाया गया, छोटा छोटा अगर प्रॉब्लम होगा इसके लिए लोक अदालत। फिर डिवोर्स केसेस होगा उसके लिए फैमिली कोर्ट। ऐसा करके काफ़ी ज़्यादा ट्राइब्यूनल्स बनाए गए, काफ़ी ज़्यादा। तो ये हो गया। फिर उसके साथ साथ और क्या बोल रहा है? 4 शेड्यूल्स एडेड, 4 शेड्यूल ऐड किया गया। 4 को शेड्यूल क्या क्या है? 9, 10, 11, 12। 9 शेड्यूल कौन सा? 9 शेड्यूल वही वाला। 9 शेड्यूल मतलब जिसे जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, ऐसा करके पहले था। लेकिन अब ये है कि जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो अगर ठीक होगा तब वो चलेगा। मतलब अगर इस 9th शेड्यूल में किसी टॉपिक को ऐड किया गया है तो उसे आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसा चीज़ है। बशर्ते अब क्या चीज़ हो गया 1973 केशवानंद भारती के बाद, कि आप चेंज कर सकते हैं। नहीं, आप मतलब उसमें ऐड कर सकते हैं, बशर्ते वो सही होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। अगर कुछ भी आलतू फालतू का होगा तो उसे वहाँ से निकाल दिया जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है? 10, ये शेड्यूल 10 में क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ को डाला गया। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? एक क्या होता था पहले
कि मतलब कोई ये आया था उस अचानक पे आ गया था। एक लीडर थे जिसको एक फेमस कोट दिया गया था, आया राम गया राम बोल के, आया राम गया राम। तो ऐसा ये क्यों दिया गया? ये जो है ना, ये एक दिन में आई थिंक कि 9 घंटे में 3 बार चेंज कर चुके थे। 3 बार अपना जो ये है, क्या बोलते हैं, पार्टी वो चेंज कर चुके थे। क्यों करते थे? जिसको जो ज़्यादा फेवर देता था उसके पास चले जाते थे। तो ये एक दिन में 3 बार चेंज हो रहे हैं, ये होने से तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। कोई कहीं भी चला जाएगा, होने से क्या होगा, हम लोग का नुकसान होगा। इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी। फिर इसमें काफ़ी सारे रूल दिए गए, जैसे कि अगर आपको चेंज करना होगा तो आपको पहले ही चेंज कर सकते हैं, बाद में नहीं कर सकते। ये सब चीज़ है। तो ये सब चीज़ किया गया। फिर आर्टिकल 11 शेड्यूल 11 में क्या जोड़ा गया? शेड्यूल 11 में जोड़ा गया ये क्या नाम है उसका, पंचायत। फिर ये शेड्यूल 12 में क्या जोड़ा गया? म्यूनसिपैलिटीज। फिर और क्या है? पार्ट 7 डिलीटेड। पार्ट 7 मतलब क्या? वो जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी बोल के जो प्रिंसिपली स्टेट ये था, ब्रिटिश प्रोविंस, फिर था ये प्रिंसिपली स्टेट्स, फिर था कमिश्नर प्रोविंस, ये सब चीज़ बोला हटाओ। ये सब जो ये पार्ट बी था उसको ख़त्म करके बोला कि अब ये ब्रिटिश प्रोविंस जैसा है, मतलब अब स्टेट और यूनियन टेरिटरी होगा, उसी में सब कुछ काम होगा। मतलब ये पार्ट बी जो प्रोविंशियल स्टेट है वो हटाओ, वो सब कुछ हटाओ, वो सब कुछ नहीं चलेगा। अब जो होगा स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये चीज़ ख़त्म हो गया। ठीक है। अबाउट 20 आर्टिकल्स डिलीटेड, लगभग 20 आर्टिकल्स डिलीट हो गया, जिसमें से आप अभी रिसेंट में क्या बोल सकते हैं, ये वाला आर्टिकल 370 डिलीट हो गया। फिर और क्या क्या फेमस, 2019 का 6 आई थिंक जो ये वाला है, आप कंफर्म कीजिएगा, जो लैंड वाला है, लैंड वाला वो चीज़ हटाया गया। फिर 31 वो भी हटाया गया। ये सब चीज़ जो हटाया गया है, डिलीट कर दिया गया है। और कुछ कुछ चीज़ ऐड भी किया गया, जैसे 95 आर्टिकल्स ऐड किए गए। अब 19 वाला आर्टिकल को ख़त्म किया गया, 19(6) को, उसके बदले 300A आया। ऐसा करके काफ़ी सारे आर्टिकल्स को लाया भी गया है। तो ये हो गया। अब क्या देख रहे हैं, वाई इज इट सो वास्ट, ये इतना बड़ा क्यों है? हमारा जो लेंदीएस्ट, इतना ज़्यादा लेंदीएस्ट क्यों बनाया गया, इतना बड़ा क्यों बनाया गया? तो 4 मेन रीजन, 4 को बड़ा बड़ा रीजन है। फर्स्ट रीजन क्या है? जियोग्राफिकल फैक्टर। हम लोग का जो ये है इंडिया है, इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट जैसा है। मतलब ये बहुत बड़ा ये कंट्री है। यहाँ पे आपको पहाड़ भी मिल जाएंगे तो कहीं गड्ढे भी मिल जाएंगे। यहाँ पे एक ही टाइम में कहीं ठंडा होता है तो कहीं गर्मी होता है। यहाँ पे हजारों कल्चर हैं, इतने सारे डाइवर्स कल्चर है। कहीं पे हिंदू, कहीं पे मुसलमान, ये तो धर्म हो गया। कल्चर भी अलग अलग है, सब कोई का अलग अलग कल्चर है। तो सब के लिए सबको ऐसा कानून बना के दो, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के दो, सब के लिए एप्लीकेबल हो, तो बड़ा तो होगा ही। इंडियाज वास्ट टेरिटरी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। दूसरा क्या है? हिस्टोरिकल लेगेसी। हम लोगों ने 1935 एक्ट से काफ़ी कुछ लिया है। 1935 एक्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा ही एलाबोरेट था, तो उससे हम लोगों ने काफ़ी कुछ लिया है, तो इसीलिए ये बड़ा हो गया। उसमें काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ था सब कुछ, तो इसीलिए। फिर उसके बाद क्या है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज टू बोथ सेंटर एंड स्टेट्स। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि अमेरिका में क्या होता है, सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए क्या होता है, उन लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन छोटा है, 7 कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों का कहानी खत्म। लेकिन हम लोग का क्या है, सेंटर का भी वही कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट का भी कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब सेंटर का भी रूल उसी में लिखा हुआ है और स्टेट का भी सारा प्रोसीजर्स उसी में लिखा हुआ है, बड़ा तो होगा ही। फिर क्या है? लीगल एक्सपर्टीज। लीगल एक्सपर्टीज मतलब क्या? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी जो था उसमें सारे ये थे, लॉयर्स थे, एकदम बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े मतलब पढ़े लिखे लोग थे, और एलाइट्स थे। एलाइट्स से ज़्यादा तो वो लीगल एक्सपर्टीज, मतलब वही लीगल लुमिनरीज, मतलब जो लॉयर्स हैं वो लोग थे। तो इन लोग का तो हार्ड लैंग्वेज होगा और इन लोग को पता है कि क्या चीज़ से कोर्ट में इन लोग मतलब इंटरप्रेट कर सकता है कोई बातों को। तो इसीलिए इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर करके लिखा है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड नॉट ओनली द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस। ये ऐसा नहीं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में बस कुछ कुछ प्रोसीजर ऐड कर दिया बस हो गया। उसके साथ साथ ऐसा भी किया हुआ है, बट ऑल्सो डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, कैसे काम करना है। यहाँ तक कि इसमें यह भी ऐड किया गया है कि आपका सुबह मतलब 0 आवर होगा, क्वेश्चन आवर होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा, ये सब कुछ ऐड किया गया है। कुछ भी चीज़ ऐसा छोड़ा नहीं गया है कि वो लॉ बना के बाद में स्टार्ट कर देगा, लेजिस्लेटिव काम कर लेगा उससे। अनलाइक अदर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि दूसरा मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड इवन दोज मैटर्स दैट आर लेफ्ट टू द
टू द लेजिस्लेशन और कन्वेंशन एल्सवेयर, दूसरे जगह जिसे लेजिस्लेशन के लिए छोड़ देता है कि वो पार्लियामेंट कर लेगी ऐसा, या फिर कन्वेंशन कुछ एग्रीमेंट करके कर लेगी, ये सब चीज़ करता है, लेकिन इंडिया में नहीं किया है। इंडिया को पता था कि देखो हम लोग का आदमी सब बहुत ज़्यादा बोका बोका है और इन लोग चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है पॉलिटिक्स के लिए, तो इन लोग को ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो इसीलिए इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में ही सब कुछ लिख के रख दिया है। जैसे कि अब देखो हम लोग का कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हम लोग को कैसे कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा लेंथीएस्ट कैसे है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं ओरिजिनली, फिर कनाडा में 147 आर्टिकल्स है, ऑस्ट्रेलिया में 128 आर्टिकल्स है, चाइनीज़ में 138 आर्टिकल्स है। इंडिया में कितना था जब आया था तब था 395, अब कितना हो गया 470, लगभग लगभग अभी जब पढ़ाते पढ़ाते 480 490 पहुंच गया होगा। फिर क्या है जम्मू कश्मीर, ये बड़ा उसमें बुक में लिखा हुआ होगा, लेकिन मैंने इसे छोटे में निपटा दिया। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया, अब इसमें ये करंट अफेयर का पार्ट नहीं हो रहा था, इससे सवाल पूछने का जो ये है चांस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश 370, ये कब क्या हुआ? जम्मू कश्मीर में क्या था? जम्मू कश्मीर में पहले अपना उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के रखेगा, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो अपने से अपना रूल करेगा, वहाँ पे कोई ज़मीन नहीं ले सकता, ऐसा करके काफ़ी सारा रूल था। इसे एबॉलिश कर दिया गया, 2019 में एबॉलिश किया गया। हैव टू फॉलो द सेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसे क्या अब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना होगा? जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे वो फॉलो करेगा, ना कि अब जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉलो करेगा। वो कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दिया गया। मेड यूटीज, उसे अब स्टेट का दर्जा भी ख़त्म कर दिया। अब स्टेट था, पहले स्टेट था ना, जम्मू कश्मीर स्टेट था, अब स्टेट हटा दिया, अब स्टेट नहीं, अब तुम लोग यूनियन टेरिटरी हो गए। यूनियन टेरिटरी मतलब कहाँ से कंट्रोल होगा? सेंटर से कंट्रोल होगा। यूनियन टेरिटरी बना दिया जम्मू कश्मीर, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख, ऐसा करके यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। अब दूसरा फीचर्स क्या है? सेलेंट फीचर्स में से दूसरा फीचर्स, पहला फीचर्स तो लेंथीएस्ट है, इसे दूसरों से अलग बनाता है। लेंथीएस्ट काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लिखा गया है। अब दूसरा क्या है? ड्रॉन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, काफ़ी ज़्यादा सोर्सेस से हम लोगों ने इसे बनाया है। तो क्या कह रहा है इसमें डॉक्टर अंबेडकर जी? प्राउडली कह रहे हैं, एकदम आराम से अच्छे से कह रहे हैं, एकदम प्राउड होकर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैनसेकिंग ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। रैनसेकिंग का मतलब क्या? खंगालना। खंगालना मतलब ये एक, मान लीजिए आप लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में आपने एक एक बुक को खोल खोल के देखा, एनालाइज किया, अच्छा इसमें ऐसा ऐसा लिखा, अच्छा इसमें ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, और ऐसा देख भी रहे हैं और अपना भी बुक देख रहे हैं कि हमारे बुक में अच्छा हमारे यहाँ ये कल्चर है, अगर हम ये वाला आर्टिकल देंगे तो इस कल्चर को दिक्कत हो सकता है। ऐसा करके सारा चीज़ों को एनालाइज करके हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, इसीलिए वो प्राउडली से बात कर पा रहे हैं कि देखो हम लोगों ने काफ़ी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ऐसे कोई भी ये नहीं है कि हम लोगों ने कुछ भी उठा लिया है, कॉपी पेस्ट नहीं मारा है। एक टेलर के जैसा जैसा साइज है उस साइज के हिसाब से हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ठीक है, मेजर इंस्पिरेशन एंड फीचर्स डिराइव्ड फ्रॉम, तो बहुत सारे जो इंस्पिरेशन है, कुछ कुछ इंस्पिरेशन के मतलब क्या? इंस्पिरेशन मतलब बस लगभग उस वैसा ही लिए हैं, और फीचर्स का मतलब क्या? उसी को लिया गया है। तो क्या है, तो दूसरे कंट्री से हम लोगों ने क्या क्या लिया है दूसरे कंट्री से? तो बोल रहा है पहले तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो हमारा हिस्ट्री से ही हम लोगों ने ये चीज़ लिया है, इससे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पार्ट, आधा से ज़्यादा पार्ट हम लोगों ने इसी से लिया है। 250 प्रोविजंस इनकॉर्पोरेटेड, इसमें हम लोग 250 प्रोविजंस को हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ब्रेक डाउन ऑफ द सोर्सेस, कहाँ का क्या क्या हम लोगों ने लिया है 1935 से? तो स्ट्रक्चरल पार्ट हम लोग को सही लगा। स्ट्रक्चरल पार्ट मतलब फेडरलिज्म होना चाहिए, फेडरलिज्म जो 1935 में आया था उसे हम लोगों ने ऐड किया। गवर्नर को ऐड किया। गवर्नर उन लोगों ने क्यों बनाया था? ताकि सेंटर से वो कंट्रोल हो। गवर्नर किससे कंट्रोल होता है? मतलब गवर्नर कौन अपॉइंट करता है? सेंटर अपॉइंट करता है। तो वो चीज़ इन लोगों ने डाला ताकि सोचा कि ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेंटर के कंट्रोल में रहेगा। इमरजेंसी पावर्स, इमरजेंसी के टाइम पे कैसा कैसा पावर होगा ये भी हम लोगों ने कहाँ से लिया? 1935 एक्ट से। पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी होगा, ये सब चीज़ क्या है? जेपीएससी होगा, बीपीएससी होगा, ये कहाँ से लिए हम लोग? ये 1935 से लिए। अगर आप लोगों को ये नहीं पता चल रहा है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने 1935 का एक्ट अच्छे से बताया, उसमें ये सारे प्रोविजंस थे। तो ये कहाँ से लिए गए? 1935 एक्ट से लिए गए। फिलोसॉफिकल पार्ट, अब कुछ कुछ फिलोसॉफिकल पार्ट है वो कहाँ से लिए गए देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स हम लोग को यूएस का काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, काफ़ी ज़्यादा सही लगा, तो हम लोगों ने यूएस से लिया। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये कहाँ से लिए? ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड से लिया। आयरलैंड कहाँ है? यूके के बगल में ही है, इंग्लैंड के बगल में। ये हम लोग को इनका सही लगा तो हम लोगों ने इनसे लिया। इनसे लिया का मतलब उनका वाला चीज़ को हम लोगों में एनालाइज करके थोड़ा थोड़ा करके देखे कि ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम लोगों ने अपना में डाल दिया।
पॉलिटिकल पार्ट, अब पॉलिटिकल पार्ट देखते हैं, जैसे कि कैबिनेट गवर्नमेंट। कैबिनेट गवर्नमेंट का मतलब, कैबिनेट मतलब जैसे कि ये पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कैबिनेट होता है। तो ये चीज़ कहाँ से ली है? कैबिनेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव रिलेशन, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का रिलेशन ये कहाँ से? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव रिलेशन मतलब क्या? जो लेजिस्लेटिव क्या है, ये मान लो 545 मेंबर, अभी बस लोकसभा का बात करें, 545 में से ही कुछ कुछ लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बैठते हैं जो एग्जीक्यूटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब जो एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स, वो कहाँ, वो किसके मेंबर हैं? मतलब मान लो कि ये लेजिस्लेटिव है, ये लेजिस्लेटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर होता है ये एग्जीक्यूटिव और उसके अंडर होता है कैबिनेट। तो क्या है ये रिलेशन भी तो बता रहा है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का रिलेशन भी तो बता रहा है। क्या रिलेशन बता रहा है? कि ये जो है लेजिस्लेटिव ने ही चुना है एग्जीक्यूटिव को। अगर एग्जीक्यूटिव कुछ उल्टा पल्टा काम करेगा तो ये थप्पड़ मारेगा और लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को गिरा देगा, सरकार गिर जाएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा, ख़त्म। ठीक है, आगे देखते हैं। अदर बोरोड इंस्पिरेशन, कुछ कुछ और इंस्पिरेशन जो हम लोगों ने लिया है, कनाडा से लिया है हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना, ये हम लोगों ने कहाँ से अपना सोचा? ये हम लोगों ने सोचा कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है हमने? कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट हम लोगों ने सोचा कि देखो, अब अगर हेल्थ पे, एजुकेशन पे अगर वो सिर्फ स्टेट कानून बनाएगी तो हो सकता है कि वो अच्छे से फुलफिल ना हो पाए। तो इसके लिए क्या करना होगा? दोनों को काम करना होगा, दोनों मिल के पॉलिसी लाएंगे तो ज़्यादा रहेगा। आयुष्मान भारत लाओ, उज्ज्वला किशन लाओ, काफ़ी सारे जो हैं वो लेके आओ, जिसमें क्या करेगी, कुछ स्टेट भी हेल्प कर देगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, दोनों काम करेगा। कॉन्करेंट लिस्ट। जॉइंट सीटिंग, जॉइंट सीटिंग मतलब क्या? जैसे दहेज वाला, दोनों मिल के किया जाता है, दोनों लोकसभा राज्यसभा दोनों बैठता है एक साथ, उसके बाद वोटिंग होता है, उसका 50% होता है। उसमें कौन ये कराता है वोटिंग? कौन कराता है? लोकसभा का जो चेयरमैन है वो कराए, लोकसभा का स्पीकर है वो कराएगा। तो ये कहाँ से लिया है हमने? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फिर क्या है? फ्रांस से क्या लिया है? फ्रांस से हम लोगों ने प्रिम्बल में ऐड किया, लिबर्टी ऐड किया, इक्वलिटी ऐड किया, फ्रेटर्निटी ऐड किया। लिबर्टी मतलब आज़ादी, इक्वलिटी मतलब सबको सेम सेम देंगे, ऐसा नहीं कि इसको ज़्यादा प्रीफरेंस देती है इसको कम, ऐसा नहीं, भाईचारा भी रहेगा, फ्रेटर्निटी। ये प्रिम्बल में ऐड किया। ये कहाँ से आया? फ्रांस से आया। जापान में हम लोगों ने क्या क्या ऐड किया? जापान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब ये क्या है? ये क्या है रे बाबा? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये आप इसके मीनिंग पे चले जाइए, ये पूरा खत्म हो जाएगा। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कुछ कुछ ऐसे ऐसे लॉ, मतलब मान लो पार्लियामेंट है, ये एक पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट क्या करेगी? पार्लियामेंट को पता है अगर कुछ भी लॉ बनाना है तो उसे मेजोरिटी चाहिए, 50% से ज़्यादा चाहिए, मतलब मान लो कि 51% वोट चाहिए। तो ऐसे करके ये गवर्नमेंट से ये मतलब कुछ भी लॉ इनेक्ट कर सकती है, लॉ बना सकती है। तो ये क्या है? ये पार्लियामेंट के पास पावर है, वो कोई भी चीज़, कुछ भी चीज़ को वो लॉ बना सकती है। अगर वो 51% लेके आ गया, वोटिंग प्रेजेंट एंड वोटिंग लेके आ गया तो वो पास हो जाएगा। तो बस यही था ये। तो क्या है ये? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लॉ से इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? लेकिन इसमें कुछ कुछ डिमेरिट्स थे। इसमें डिमेरिट्स क्या थे? ये कुछ भी कानून बना सकता है। ऐसा अगर कानून बना दे कि आप रात 8 बजे के बाद अगर बाहर नहीं घूम सकते, अगर आप रात 8 बजे के बाद बाहर घूमेंगे तो आपको 10 साल का सजा सुना जाएगा। और इसे क्या लॉ से पास किया जाएगा? लॉ से मतलब ऐसे 51% से ज़्यादा करके, तो ये लॉ बन जाएगा, कुछ नहीं कर सकते, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। लेकिन ड्यू प्रोसेस में क्या है? ड्यू प्रोसेस में ये है, जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू। लेकिन ये पहले था इंडिया में, अरे यार, हाँ, इंडिया में पहले था लेकिन अब नहीं है। इंडिया में अब क्या कहा गया है? एक केस हुआ, उसमें क्या कहा गया कि जो जुडिस ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, आगे लिखा हुआ है वो उस टाइम समझ आ जाएगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो यूएसए में है, ये है हम लोग का इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब गवर्नमेंट चाहेगी तो भी कुछ भी, पार्लियामेंट अगर कुछ चाहेगी तो भी कुछ भी उल्टा पल्टा कानून नहीं बना सकती। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कानून बना के रख दे, हम लोग उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। वो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो इंटीग्रेटेड है। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, हाँ ठीक है। अभी तो बस ट्रेलर था। साउथ अफ्रीका, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे किया जाए? आर्टिकल 368 ये कहाँ से आया है? साउथ अफ्रीका से आया है। राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होगा? एमएलए लोग चुनेंगे, कैसे चुनेंगे? वो सब चीज़ क्या है? राज्यसभा से आया है, ठीक है। ये राज्यसभा से आया है, बोल रहे हैं कि ये साउथ अफ्रीका से आया है। यूएसएसआर से हम लोगों ने क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। आप याद भी कीजिए, इंदिरा गांधी के टाइम पे उनका काफ़ी ज़्यादा दोस्ती यारी हो गया था, तो इसीलिए 42nd अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड कर दिया गया।
सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ये क्या है? डीपीएसपी, डीपीएसपी पहले ऐड हो गया था, ये क्या है? कुछ कुछ अच्छा अच्छा चीज़ है, बेसिकली ये ऐसे भी ऐड हो जाता। गांधी का भी अपना मन था कि ये सब चीज़ ऐड करो, गांधी ने भी लिख दिया था, फिर अंबेडकर जी ने भी लिख दिया था, तो वो सब चीज़ को इंक्लूड करके डीपीएसपी बनाया गया है। मतलब कुछ कुछ अच्छा अच्छा काम करेगा। जर्मनी से क्या लिया? इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन में कैसे हम लोग अपने आप को संभालेंगे, क्या होगा, वो चीज़ इसमें हम लोग इससे लिए हैं। इसमें क्या होता है इमरजेंसी प्रोविज़न? इमरजेंसी जब लगता है तब सारा पावर जो स्टेट का होता है वो कहाँ चला जाता है? इस सेंटर के पास चला जाता है। अब सेंटर पूरा कंट्रोल करेगी, जैसे चाहेगी वैसे। ठीक है, ये सब चीज़ देख ली कि कहाँ कहाँ से खंगाल खंगाल के लिए हैं हम लोग, तो कितना ज़्यादा यूनिक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कॉपी पेस्ट मार दें, ऐसा तो नहीं है। अब देखते हैं ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये चैप्टर पिछले चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। ये सब मैंने सब कुछ पढ़ाया था, रिटेन अनरिटेन, रिजिड, फ्लेक्सिबिलिटी। तो क्या है ब्लेंड ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी? ये रिजिड और रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग किस बेसिस पे देखते हैं? अमेंडमेंट के बेसिस पे देखते हैं। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब क्या? जिससे हम लोग आसानी से अमेंड कर पाते हैं, वो फ्लेक्सिबल हो गया, आसानी से अमेंड कर पाए, मुड़ गया। रिजिडिटी बहुत ज़्यादा टाइट है, उससे हम लोग आसानी से अमेंड कर ही नहीं सकते। जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका अगर कुछ भी अमेंड करना होगा, 3/4 75% वोटिंग में यस लाना होगा। 75% लोग अगर यस बोलेंगे तभी वो पास होगा, वरना पास नहीं होगा। लेकिन फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल कहाँ? ये यूके में है। यूके मतलब इंग्लैंड। इंग्लैंड मतलब क्या? इंग्लैंड में है, मतलब यहाँ पे 1/2 लेके आओ पार्लियामेंट में, आपका पास हो गया। यहाँ पे सुप्रीम कौन सा है? पार्लियामेंट है, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन को आप बहुत हार्ड बना दिया जाता है। इंडिया क्या है? इंडिया ब्लेंड है, दोनों का हाइब्रिड है। कुछ कुछ चीज़ें इसका जैसा मिलेगा, कुछ कुछ चीज़ें हम लोग का मतलब एक तरीके से ना उसका ना इसका, ना 50% ना ये वाला, हम लोग का है 66%। तो क्या क्या है देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिजिड। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है। रिजिड किसका? यूएसए। रिक्वायर स्पेशल प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। अगर यूएसए में कुछ भी अमेंडमेंट करना होता है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो उसको स्पेशल प्रोसीजर से जाना पड़ता है। 3/4 अमेंडमेंट, ऐसा 1/2 से नहीं होगा। फिर फ्लेक्सिबल में क्या होता है? फ्लेक्सिबल में जैसे ऑर्डिनरी लॉ, जैसे नॉर्मल लॉ को पास किया जाता है 50% से, वैसे ही इसको भी पास किया जाएगा। तो यहाँ काफ़ी ईजी है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर प्योरली रिजिड नॉर प्योरली फ्लेक्सिबल। इंडिया का जो ये है कॉन्स्टिट्यूशन, वो ना तो ज़्यादा ही प्योरली रिजिड है और ना ही प्योरली फ्लेक्सिबल। वो क्या है? बट ए हारमोनियस ब्लेंड ऑफ बोथ। ये दोनों का ही मिक्सचर है, मिक्सचर है। अब क्या है देखते हैं क्या चीज़ बताया जा रहा है। आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 368 से अमेंड कर सकते हैं, और कुछ कुछ चीज़ है जो हम लोग सिंपल मेजोरिटी से भी कर सकते हैं। मतलब क्या? कुछ कुछ चीज़ को हम लोग स्पेशल प्रोसीजर से अमेंड करेंगे, जैसे कि अमेरिकन, और कुछ कुछ चीज़ों को सिंपल मेजोरिटी से करेंगे, जैसे कि ब्रिटिश वाला हो रहा है ना। ये रिजिडिटी भी और फ्लेक्सिबिलिटी भी, अमेरिकन रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ब्रिटेन। तो क्या है रिजिडिटी में, क्या क्या कैसे रिजिडिटी है हम लोग का? रिजिडिटी मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग का अमेरिकन जैसा 3/4 से किया जाएगा, उस उतना नहीं है, लेकिन 66% है, 2/3 है। अब क्या है इस पे, देखो देख लेते हैं। आर्टिकल 368 क्या है? इस 368 में कैसा कैसा टाइप्स का मेजोरिटी आता है ये देख लेते हैं। इससे अमेंड होता है, बोल रहे हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन। 368 से हम लोग आर्टिकल को अमेंड कर सकते हैं, 368 से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड कर सकते हैं। तो क्या है 368 का अमेंड? 368 का जो दो को ये है टाइप्स है, वो क्या क्या है? पहला है स्पेशल मेजोरिटी। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या है? आप ध्यान से सुनिएगा, स्पेशल मेजोरिटी क्या है। स्पेशल मेजोरिटी क्या है देखो, मैं बता रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल, मान लो इंडिया का सीट है लोकसभा का 545 है, तो इसमें से 273 मतलब क्या? बाय 2 अगर करोगे तो ये कितना आएगा? 272.2 आएगा। अब करके देख लो, तो 273 सीट्स मिनिमम, मिनिमम चाहिए किसी भी चीज़ को पास होने में, स्पेशल मेजोरिटी में। अब ये साइड करो। अब दूसरा क्या, मान लो कितना सीट है? 545 सीट है ना, 545 सीट है। 545 में से 545 में से प्रेजेंट एंड वोटिंग होगा। प्रेजेंट एंड वोटिंग में से 2/3 का मेजोरिटी लाना होगा, 2/3 का मेजोरिटी। अब ये क्या बोल दिया भाई, हमको तो समझ ही नहीं आया। 545 में प्रेजेंट एंड वोटिंग, अब क्या? मान लो 545 सीट था, हाँ 545 सीट था, उसमें से प्रेजेंट कितना? अब 545 प्रेजेंट है, ये जरूरी नहीं है। मान लो कि 400 प्रेजेंट है, 400 प्रेजेंट है, ठीक, 400 प्रेजेंट है। अब ऐसा नहीं है कि जो 400 आदमी अगर पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, लोकसभा में बैठा हुआ है, तो 400 आदमी टोटल वोट करेगा, ऐसा थोड़ी है। कुछ मन करेगा नहीं भी वोट कर सकता है। तो कितना आदमी वोट किया? 360 आदमी वोट किया। एग्जाम्पल एग्जाम्पल सपोज 360 आदमी वोट किया, प्रेजेंट कितना था? 400। टोटल सीट्स कितना था? 545। 545 में से कितना प्रेजेंट था? 400। 400 में से कितना वोट दे रहा है? 350। 350 वोट दिया। अब 350 नहीं, 360 आदमी वोट दिया। अब क्या?
2/3 किसका, 400 का कि 350 का, 360 का। तो ये जो 2/3 जो यस बोलना होगा, 2/3 यस चाहिए हमको, वोट चाहिए। तो 2/3 किसका, 3/360 का 2/3 करेंगे तो हम लोग को 273 से अगर ज़्यादा आ गया, रुको, 273 से ज़्यादा आ गया, तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये एक्ट अमेंड हो गया। नहीं हुआ तो हम लोग बोलेंगे नहीं हुआ। तो क्या इसमें हो रहा है क्या, अगर हम जो ये माने हैं 400 का 360 का 2/3 कर रहे हैं, तो क्या ये 273 से ज़्यादा हो रहा है? चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। ये कटेगा, ये कितना आएगा, 3×36, 120, 240 हो रहा है। 240 क्या 273 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं। तो क्या यहाँ पे एक्ट बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन वो चेंज होगा, अमेंड होगा? नहीं होगा। इसको अगर एक्ट ये अमेंड करना है तो इसको मिनिमम कितना चाहिए, 273। यहाँ पे मान लो कि 360 में 2/3 नहीं, 360 में 2/3 ये लाना चाहिए था, लेकिन इसमें हुआ नहीं। अब मान लो ये कितना है, रुको यार, हाँ ये 360 आदमी में से इतना आदमी नहीं, इसका 80% कर लेते हैं। 360 का 80% आदमी ने वोट किया, अच्छा वोट किया, सही वोट किया, मतलब यस में वोट किया। तो अब कितना हो रहा है, 288 हो रहा है। 6 8 8 24 288। क्या 288 273 से बड़ा है? आप बोलेंगे हाँ बड़ा है। तो क्या यहाँ पे एक्ट वो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा? तो यस, आप कर गए, आपका अमेंड हो गया। तो आपको समझ आया? नहीं समझ आया, मैं एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूँ, फिर से क्लियर कर रहा हूँ। देखो, देखो क्या बोल रहे हैं कि 550 है, ये दो चीज़ होगा। 550 है तो 273 वोट्स मेजोरिटी इसको बोलते हैं, मेजोरिटी इसी को बोलते हैं, ये होना ही चाहिए। अब इसके साथ साथ जितना आदमी आएगा, 545 तो सीट है, 545 में से प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। इसका मतलब क्या, मान लो प्रेजेंट है 400 आदमी, हाँ 400 आदमी प्रेजेंट है, 145 आदमी नहीं आया है। फिर उसमें से 400 में से कितना आदमी वोट कर, सब तो वोट नहीं करेगा, मान लो सब नहीं वोट कर, 360 आदमी ने वोट किया। अब 360 में से अगर 2/3 हम लोग कर रहे हैं तो 2/3 ये मिनिमम चाहिए, एक टाइप का कोटा है कि इतना वोट होना ही चाहिए। तो 360 का 2/3 कर रहे हैं तो ये कितना, 240। मतलब ये क्या है, ये ऐसा हो रहा है 273 नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हमको 360 में से लगभग कितना वोट चाहिए, अगर इसका हम 80% कर रहे हैं, 80% कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 288 आ रहा है। 288 कितना इसके बराबर है 273 का, हाँ है। तो आपका यहाँ पे बिल पास हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो ये चीज़ था यहाँ पे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो आप फिर से देखिए एक बार, अब क्या ही कर सकते हैं फिर, दोनों चीज़ देखा जाएगा, पढ़ रहे हैं उसके बाद समझ आ जाएगा। 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस, 2/3 में से वोटिंग होना चाहिए। अब दोनों हाउस, ये जो मैंने एक हाउस का बताया 545 का बताया, अब जो राज्यसभा होगा, राज्यसभा में भी 245 मेंबर्स है, वहाँ पे भी कुछ आदमी आएंगे, उसका प्रेजेंट होगा, उसका प्रेजेंट में से कुछ लोग उसका वोट करेंगे, वोट करने के बाद उसका 2/3 देखेंगे। 2/3 अगर 245 का 50% मतलब कितना, 127 नहीं 123 से ज़्यादा हो रहा है तब होगा। अगर उसका 2/3 1 ये से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब वोट नहीं होगा, तो वहाँ पे एक्ट नहीं बनेगा। तो ये चीज़ था। प्लस मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप मतलब अगर अगर हम 545 मानेंगे तो 273 मानना ही होगा। ये है मेजोरिटी, मतलब 50% को मेजोरिटी बोलते हैं, 50% से थोड़ा सा ज़्यादा। स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, अब ये क्या है, ये बस एक्स्ट्रा पार्ट है। 368 का एक स्पेशल मेजोरिटी और दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी प्लस 360 प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। ये क्या कहना चाह रहा है, ये बोल रहा है, देखो ये तो देखो पहला वाला रूल तो होगा ही होगा, 2/3 से तो होगा ही होगा, जो उतना सारा कुछ हम बके हो तो होगा ही होगा। उसके साथ साथ स्टेट का रेटिफिकेशन 50%, मिनिमम 50%, मतलब 28 स्टेट है तो मिनिमम 14 स्टेट आपको ये करेगा, रेटिफाई करेगा, हाँ मानेगा कि हाँ चलिए ठीक है आपका बात मानते हैं, आपका बात मानते हैं। तब हम लोग क्या करेंगे, तब वो एक्ट पास होगा। तो क्या है देख लेते हैं। सेम एज द अबोव प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट, तो हाफ ऑफ द स्टेट कर देगा वो अबोव वाला, और उसके साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए तब हो जाएगा। अब कुछ कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो हम लोग सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर सकते हैं, जैसे ब्रिटिश में दिया गया है। तो सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड लाइक ऑर्डिनरी लॉज, कैसे कैसे, द डू नॉट फॉल अंडर 368, वो 368 में नहीं आता है, लेकिन वो हम लोग अमेंड कर सकते हैं। जैसे क्या, सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से हम लोग कुछ कुछ चीज़ को कर सकते, जैसे क्या आर्टिकल 1 क्या, आर्टिकल 1 बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, आप समझिए कि ये कोई भी स्टेट का बाउंड्री को अगर चेंज करना होगा, कोई भी स्टेट का नाम को चेंज करना होगा तो वो सिंपल मेजोरिटी से कर सकता है। इसीलिए तो आप सुनते होंगे कितना ज़्यादा
नाम चेंज होता है, ये कभी यूपी का काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलता है, फिर कोलकाता का, फिर काफ़ी ज़्यादा जगह का हम लोग को सुनने को मिलता है। कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल का काफ़ी ज़्यादा हम लोग देखते हैं, सुनने में आता है कि ये नाम चेंज किया जा रहा है। फिर क्या है, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, ये भी हम लोग का एक फीचर्स है। फेडरल सिस्टम है लेकिन यूनिटरी बायस है। मतलब क्या, ये फेडरल तो है, पावर दिया गया, लेकिन ये इंक्लाइंड किसके तरफ है, यूनियन तरफ इंक्लाइंड है। यूनियन तरफ इंक्लाइंड है, स्टेट तरफ इंक्लाइंड नहीं है। स्टेट तरफ इंक्लाइंड नहीं है, बायस्ड है। किसके तरफ बायस्ड है, यूनियन की तरफ बायस्ड है। अब क्या बताया जा रहा है देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशेस ए फेडरल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही फेडरल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है, इस्टेब्लिश किया है, विच इंक्लूड्स टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब फेडरल का मतलब ही होता है टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक सेंट्रल लेवल एक स्टेट लेवल। सेंटर के पास भी अपना लेजिस्लेचर होगा, स्टेट के पास भी अपना लेजिस्लेचर होगा। सेंटर के पास अपना ये होगा सुप्रीम कोर्ट होगा, स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट होगा। लेकिन कुछ कुछ हम लोगों ने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। तो ठीक है, फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम को अगर आप फिर भी नहीं समझ रहे हैं, हम इतना स्पीड में पार करें, क्योंकि मैंने इसके बारे में काफ़ी अच्छे में बताया है यार, इतना बहुत बहुत बार बता दिया है इसके पहले वाले वीडियोज़ में, आप देख सकते हैं। तो टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल एंड स्टेट, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या, डिवीजन ऑफ पावर होगा। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब क्या, ये बताना क्या चाह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशेस ए फेडरल सिस्टम। अब फेडरल सिस्टम जैसा क्या क्या चीज़ है हम लोग का, वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। फेडरल सिस्टम जैसा, जैसे तो बोल रहा है टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल में होता ही है। डिवीजन ऑफ पावर, सेंटर को भी पावर दिया गया, स्टेट को भी पावर दिया गया। ये किसका फीचर्स है, फेडरल का फीचर्स है। फेडरल का फीचर्स बताया जा रहा है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, अब रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों दिया गया है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों दिया गया है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों दिया गया, ये तीनों ही एक ही चीज़ को ये डिफाइन कर रहा है। रिटेन है तभी वो पार्लियामेंट इसको ज़्यादा मतलब ये नहीं अमेंड करके स्टेट का पावर को छीन नहीं सकता है, उसका वो पावर है, रिटेन है। वो ऐसा नहीं है कि अनरिटेन होता है, जैसा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो अनरिटेन है, वो कुछ भी पार्लियामेंट बोलेगा तो वो कर लेगा। ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसको मानना ही पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे सुप्रीम कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो क्या पावर जो स्टेट का है, फेडरल लेवल का है, नीचे का है, वो सेव रहेगा। फिर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, आप ज़्यादा जल्दी उसे अमेंड नहीं कर सकते, जैसा कि फ्लेक्सिबल यूके में है, ब्रिटेन में है, वैसा आप इंडिया में नहीं कर सकते, रिजिड है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अब अगर ये फेवर में चला गया, पार्लियामेंट के फेवर में, पार्लियामेंट से किसी भी तरीके से कनेक्टेड होगा, या फिर मान लो कि जो जुडिशरी वो बैठ रहा है, जो जज बैठ रहा है वो आप मान लीजिए कि वो पार्लियामेंट लोग चूज करे, तब क्या होगा, तब उन लोग कुछ भी अमेंड करेगा, फिर जुडिशरी लोग जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या, कि वो कुछ भी मतलब देखेगा, जांच करेगा, तो गलत निकलेगा तो वो कुछ भी कर नहीं सकता है। ऐसा नहीं है, अगर आपको पार्लियामेंट कुछ भी गलत एक्ट बनाएगा तो उसको वो रिव्यू करने का, उसके बाद उसको चेंज करने का, हटाने का पूरा पावर है इसके पास, ये के पास, जुडिशरी के पास। फिर बाइकैमरलिज्म फेडरल को कैसे ये कर रहा है। अब देखो ये बोलेंगे बाइकैमरलिज्म, सोचो सोचो कैसे कर रहा है, नहीं सोच पाए, कर पाए, नहीं कर पाए। अब देखो बाइकैमरलिज्म मतलब क्या क्या होता है, लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। लोकसभा कहाँ से लोग आते हैं, लोकसभा के लोग कहाँ से चुन के आते हैं, लोकसभा के लोग चुन के आते हैं कहाँ से, पीपल लोग इलेक्ट करते हैं वहाँ से। लेकिन राज्यसभा वाले कहाँ से चुन के आते हैं, राज्यसभा वाले स्टेट के जो एमएलएज हैं वो लोग चुनते हैं, स्टेट वाले। तो क्या है, ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, स्टेट फेडरल लेवल के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, स्टेट फेडरल। समझ आया अब कैसे कनेक्ट हुआ बाइकैमरलिज्म, ठीक है। अब क्या है आगे देखते हैं। अब तो देख लिए फेडरल वाला, क्या इसका ये क्या था, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी वाइज। अब देख लिए फेडरल क्या क्या है इंडिया में, लेकिन इसमें कुछ कुछ यूनिटरी भी है। यूनिटरी है का मतलब क्या है, मतलब यूनिटरी वाइज। अब फेडरल होते हुए यूनिटरी कैसे है, ये चीज़ देखने वाला है। यूनिटरी कैसे है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, हम लोग का सेंटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कनाडा से लिया है हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर को स्ट्रॉन्ग बना के रखे हैं। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल मतलब सेंटर का ही कॉन्स्टिट्यूशन पूरा स्टेट में भी लगता है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ दिया हुआ है। बाकी जगह क्या है, अमेरिका में क्या है, सेंटर का अलग, स्टेट का अलग, इंडिया में है क्या, ऐसा नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप, पूरा सिटीजनशिप भी सेम है। इससे क्या पता चल रहा है, सेम है, एक यूनिट बना के रखा है। ऐसा नहीं है कि जो वो ये करके रखा है, क्या बोलेंगे उसको, जो अमेरिका में कैसा होता है, हर स्टेट के लिए, हर स्टेट जो है उसका अपना अपना सिटीजनशिप होता है, यहाँ पे ऐसा है नहीं है।
फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी बना के रखा। आप देखो एक जगह रिजिड बोल दिया, एक जगह फ्लेक्सिबल बोल दिया। फ्लेक्सिबल रिजिड दोनों ही है, ब्लेंड है। मतलब एक तरीके से देखें तो हम लोग का सिंपल मेजोरिटी से भी कुछ हो रहा है और कुछ कुछ 368 से अमेंड हो रहा है। तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ कुछ सिंपल मेजोरिटी से अमेंड हो जाता है, तो इसलिए भी ये यूनिटरी है। फिर इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अब ये क्या बोलते हैं, वहाँ पे तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी बोल रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेटेड बोल दिया। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब देखो, एक है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से नीचे आता है हाई कोर्ट, उससे नीचे आता है लोअर कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कुछ भी नाम दो। तो सुप्रीम कोर्ट किसका पार्ट है, यूनियन का पार्ट है। हाई कोर्ट किसका है, स्टेट लेवल, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो क्या है, अगर यहाँ से कोई आदमी यहाँ पे कुछ भी अपना ये किया, केस किया, फिर उसको मतलब लगा कि ये थोड़ा हमको अजीब लग रहा है, इसका हमको मतलब नहीं, हमको पसंद नहीं है, तो वो अपील कर सकता है, तो हाई कोर्ट जाएगा। और हाई कोर्ट में भी कुछ चीज़ पसंद नहीं है, हाई कोर्ट वाला डिसीजन भी पसंद नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। तो ये क्या है, कहाँ जा रहा है, पावर यूनिट में, यूनियन में, टॉप में। तो ये क्या बता रहा है, यूनियन है, यूनियन। हाई कोर्ट के पास पावर है, लेकिन अपील होगा तो वो कहाँ जाएगा, हाई सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। समझ आया वो यूनियन का पार्ट कैसे हो रहा है ये, ठीक। मतलब ये पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, स्टेट गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय सेंटर, ये तो जानबूझ के किया गया है। ये जो 1935 के एक्ट में किया गया था, उन लोग ब्रिटिश लोगों ने किया था, ताकि क्या, अगर कुछ भी कभी मतलब सिचुएशन गड़बड़ा जाए, स्टेट अगर चाहे कि अपना करने लगे ज़्यादा, तो क्या करेगा, गवर्नर ही सब कुछ बताएगा उसको। ये जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो क्या बनता है, कौन एजेंट बन के काम करता है, सारा कुछ कौन इन्फॉर्म करता है, गवर्नर इन्फॉर्म करता है। गवर्नर का ड्यूटी है कि वो सेंटर को सब कुछ इन्फॉर्म करेगा। तो ये क्या है, ये एक तरीके से एक एजेंट बैठा के रखा है, सेंटर वाला एक एजेंट बैठा के रखा है, कहाँ, स्टेट में, कि वो जो सीएम और उन लोग का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कुछ भी जो होगा, जो असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे काम कर रही है, वो सब क्या देखेगा, कौन देखेगा, गवर्नर देखेगा। गवर्नर किसको बताएगा, सेंटर को, कि मालिक मालिक ये सब चीज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और कैसे कैसे हम लोग इसे यूनियन कह सकते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब यूपीएससी, एसएससी, और जितना भी यूनियन लेवल के जॉब हैं, ये सब क्या है, सब कोई वहाँ पे जाके ये कर सकता है, मतलब कंपटीशन में बैठ सकता है। तो ये क्या बता रहा है, ये यूनियन का पार्ट है, बता रहा है सब कोई कर सकता है, कोई स्टेट वाला चीज़ नहीं है, यहाँ पे स्टेट लेवल पे नहीं है। इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस में क्या होता है, इमरजेंसी प्रोविजंस में ऑटोमेटिक पावर यूनियन के पास चला जाता है, जो पावर होता है स्टेट का वो ख़त्म हो जाता है। तो ये क्या है, ये क्या बता रहा है, यूनियन के पास अगर पावर जा रहा है, तो यूनियन, जो यूनियन वाला चीज़ है ना, यूनिटरी बायस तो हो गया। तो यही चीज़ बता रहा है। और इसके साथ साथ और एक चीज़ क्या है, आर्टिकल 1 में साफ साफ लिखा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स नॉट अ फेडरेशन, यूनियन ऑफ स्टेट्स नॉट अ फेडरेशन। हम लोग क्या है, स्टेट्स एक यूनियन का पार्ट है, ना कि फेडरेशन का। फेडरेशन मतलब होता क्या है, पहले तो ये समझो। फेडरेशन, आपको ये समझने के लिए आप अमेरिका वाला थोड़ा समझ लीजिए। द इंडियन फेडरेशन इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय स्टेट्स। जो अमेरिका वाला जो है, पहले बता रहे, अमेरिका में क्या है, 13 को कॉलोनीज था जब वो आज़ाद हुआ था, हाँ। तो उन लोगों ने बोला कि चलो हम लोग कॉलोनीज हैं, मिल मिल के थोड़ा थोड़ा पावर क्या करेंगे, एक साथ थोड़ा ये करेंगे और एक सेंटर बना देते। तो ऐसा है, इन लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया, ये भी साइन करो, तुम भी साइन करो, तुम भी साइन करो, तुम भी साइन करो, ऐसा करके साइन किया और एक फेडरेशन बना दिया कि चलो अब से हम लोग रहेंगे एक साथ, हम लोग एक ग्रुप ऑफ कंट्री, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड रहेंगे। ऐसा है, ऐसा कहाँ है, अमेरिका में। लेकिन क्या इंडिया में है, नहीं। इंडिया में क्या है, इंडिया में ज़बरदस्ती वाला सिस्टम है, नहीं रहेगा मार देंगे तुमको, हटा देंगे तुमको। इंडियन फेडरेशन इज नॉट रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, ये कोई एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है, आपको रहना ही पड़ेगा। आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि झारखंड कभी कभी सोचता है, झारखंड कभी कभी बोलता है कि नहीं हमको आप अलग कर दीजिए, लेकिन वो कभी हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। मतलब वो ऐसा करने का अगर कोशिश करेगा ना, तो वहाँ पे वो ये हटा देगा, प्रेसिडेंट रूल लगा देगा, क्योंकि उसको पता है, उसको कुछ कुछ ऐसा लिमिटेशंस लगा दिया है कि इसके कारण वो अलगाव नहीं हो सकता। हम लोग का आर्टिकल 1 में ही साफ साफ लिखा दिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगर झारखंड चाहे भी तो भी अलग नहीं हो सकता। ऐसा कभी कभी मांग किया जाता है कि हम लोग को अलग कर दीजिए। क्यों मांग किया जाता है, बोलता है कि हम लोग का माइनिंग का सारा पैसा आप ले रहे हैं, हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मांग करता है। लेकिन क्या, लेकिन अगर वो चाहेगा तो अलग कर सकता है, नहीं, प्रेसिडेंट रूल लगा देगा, हटा देगा सब कुछ, जाओ बोलेगा तुम लोग। नो स्टेट कैन सीकेट फ्रॉम यूनियन, कोई भी स्टेट यूनियन से बाहर नहीं जा सकता। इस जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, ग्रुप ऑफ स्टेट जो बनाया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऐसे करके यूनियन बनाया गया, इसे आप छोड़ के नहीं जा सकते। झारखंड अगर चाहेगा भी तो वो छोड़ के नहीं जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब डिस्क्राइब्ड वेरियसली एज, कैसे कैसे हम लोग इसे डिस्क्राइब करते हैं, फेडरल इन फॉर्म, हम लोग का फॉर्म वो फेडरल का है लेकिन यूनिटरी इन स्पिरिट।
सोल जो है वो किसका है, यूनिटरी है। हम लोग बाहर से फॉर्म हुए हैं यूनिटरी, लेकिन ये फेडरल, लेकिन मतलब फेडरल दिख रहे हैं लेकिन अंदर से क्या है, अंदर से हम लोग यूनिटरी हैं। क्वासी फेडरल, क्वासी मतलब सूडो मतलब झूठा, झूठा फेडरल है, फेडरल है लेकिन फेडरल नहीं है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब एक दूसरे से हाथ मिला के काम कर रहे हैं। मतलब क्या, कुछ पॉलिसीज बनाएंगे जैसे कि आयुष्मान भारत मान लो, कुछ हेल्थ से रिलेटेड स्कीम, कुछ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड स्कीम। उसमें क्या करेगा, काम दोनों मिलके करेगा। कुछ पैसा तुम दो, कुछ पैसा हम देंगे। सेंटर बोलेगा हम इतना लगा रहे हैं, आप स्टेट बोलेगा हम इतना लगा रहे हैं, और दोनों मिलके कुछ पॉलिसीज बनाएगा जो स्टेट को दिया जाएगा। तो ये क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेट करके काम कर रहा है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म, बार्गेनिंग का मतलब बार्गेन किया है, यूनियन स्टेट से बार्गेन किया है कि नहीं हम तेरे पास से इतना पावर लेंगे ही लेंगे। बार्गेन किया है, बार्गेन, बार्गेन करके लिया है फेडरल को, मतलब पावर को। यूनियन अपना पावर को बढ़ाया है, स्टेट अपना पावर को दिया है, बार्गेन करके दिया है। फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये किसने कहा, आइवोर जेनिंग ने कहा। ये क्या बोल रहा है, फेडरेशन है लेकिन सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, टेंडेंसी जो झुकाव है वो सेंटर की तरफ ज़्यादा है, स्टेट तरफ कम है, सेंटर की तरफ ज़्यादा है। फेडरेशन है, मानते हैं कि ऑटोनॉमी दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, स्टेट कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर लिमिटेशंस हैं। अब और क्या है, आगे देखते हैं। फिफ्थ पार्ट, ये भी फीचर्स है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम लोग का जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म है। पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म क्या होता है बता रहे हैं। तो देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म कहाँ से आया, यूके से आया, इंग्लैंड से आया। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म कहाँ है, ये है ट्रम्प भाई साहब के पास, अमेरिका में। तो चलिए देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रेदर देन द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल मॉडल। तो हम लोगों ने क्या चुना, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, हम लोग को ये ज़्यादा सही लगा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को नहीं चुना। अब क्या है दोनों चीज़, चलो जानते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। तो पहले हम लोग को ये पता होना होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है। देखो, ये है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मत सोचो, लोकसभा सोच लो। पार्लियामेंट सोचोगे तो फिर ज़्यादा फिर किचकिच हो जाएगा। पहले एक टाइम के लिए ये पार्लियामेंट, ये सोच लो कि लोकसभा है, लोकसभा का हम लोग लेजिस्लेचर मान लें, ठीक है मान लेते हैं, पार्लियामेंट ही मान लो, ये पार्लियामेंट मान लो, पार्लियामेंट है। हाँ, इसमें लोकसभा है, राज्यसभा, टोटल मेंबर है। तो इसमें से क्या होगा, लेजिस्लेचर, सब जो सारा एमपीज होगा, बहुत सारा एमपीज होगा। एमपीज लोग को क्या बोलेंगे, लेजिस्लेचर बोलेंगे, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर बोलेंगे। अब उन लोगों में से चुन के जाएगा, जो चुन के जाएगा वो सबको हम लोग एग्जीक्यूटिव बोलेंगे, या फिर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बोल सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर क्या होगा, कैबिनेट होगा। तो ये लोग क्या है, जो मिनिस्टर्स है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव हैं। तो क्या है, जो जो एग्जीक्यूटिव है वो किसका पार्ट है, वो कहाँ से आया है, वो पार्ट कहाँ का है, लेजिस्लेटिव का ही पार्ट है। लेजिस्लेटिव के ही कुछ लोग को चुन के एग्जीक्यूटिव में डाला गया है, ना कि वो उसे स्टेट ने चुना, मतलब उसे दूसरे लोगों ने चुना है, मतलब पीपल सेलेक्ट होकर नहीं आया है। वो जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटिव के ही कुछ मेंबर है, मतलब 10 आदमी अगर लेजिस्लेचर में है उसमें से 4 आदमी को ये चुन लिया गया है एग्जीक्यूटिव, मतलब वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, लेजिस्लेटिव का भी पार्ट है। समझ रहे हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये एक तरीके से कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है। एक दूसरे को कोऑपरेट करके रखना पड़ता है। ये इसी के कारण तो हम लोग का यहाँ सरकार भी गिरने का डर रहता है। सरकार गिरने का डर का मतलब क्या, कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ ऐसा काम ना कर दे जिससे कि लेजिस्लेचर भड़क जाए। जिन्होंने इन्हें ये किया है, बढ़ा के मतलब बढ़ाया, मतलब पावर दिया है, अगर वो उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल ना हो, वो उसको खुश रखे ना, कुछ ऐसा काम कर दे जिससे कि सरकार गिरने जैसा लगे, सरकार गिरने जैसा नहीं, मतलब जो लगे कि इन लोगों का भरोसा खो दिया, तब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा, और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा तब वो सरकार गिर जाएगा, लोकसभा डिजॉल्व हो जाएगा। ये सिर्फ लोकसभा में होता है, हाँ, राज्यसभा में नहीं होता है। तो ये लोकसभा डिजॉल्व हो गया, तो इसीलिए ये क्या है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे में पूरा कनेक्टेड है। दोनों को खुश रखना, मतलब एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव को खुश रखना पड़ता है, खुश रखना पड़ता है। अगर नहीं खुश रखेगा तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला देगा अपोजिशन वाला, और पूरा खत्म, लोकसभा डिजॉल्व, नया सरकार बनाओ, नया इलेक्शन करो, खत्म। ठीक है, अब देखते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है। ये तो सारा था पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें लेजिस्लेचर से ही उभर के आया है क्या, एग्जीक्यूटिव। अब देखते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। देखो, ये जो पीपल है, पीपल, हाँ पीपल, वहाँ भी पीपल ही लेजिस्लेचर को चुनते हैं। हाँ, पीपल जो है ये एग्जीक्यूटिव को चुनेगा, और ये किसको चुनेगा, लेजिस्लेचर को चुनेगा, लेजिस्लेचर को। तो ये यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों ही चीज़ को, लेजिस्लेचर को भी एग्जीक्यूटिव को भी पीपल चुन रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, पार्लियामेंट्री में यहाँ क्या हो रहा था, पीपल तो चुन रहे थे लेजिस्लेचर को, एमपीज को ही लेजिस्लेचर बोला जाता है, लेजिस्लेचर को पीपल ही चूज कर रहे थे, लेजिस्लेचर को, जो लोकसभा वाले मेंबर हैं।
फिर ये लेजिस्लेचर में से कुछ कुछ निकल के जा रहे थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसे हम लोग एग्जीक्यूटिव मान सकते हैं, एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन रहे थे। तो यहाँ क्या है, ये हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव को नहीं चुना है, लेजिस्लेचर चुन रहे हैं। तो यहाँ ऐसा है, यहाँ इसलिए इन लोग को क्या है, इन लोग को डर रहेगा, हमेशा डर रहेगा कि हम लोग लेजिस्लेचर का उल्लंघन ना करें, उन लोग को हमेशा खुश रखें। लेकिन क्या यहाँ पे इन लोग के बीच में कोई कनेक्शन है? नहीं है। तो क्या इन लोग का एग्जीक्यूटिव, वही जो यहाँ पे ट्रम्प कहाँ बैठते हैं, एग्जीक्यूटिव में ही बैठते हैं, क्या इन लोग कभी गिर सकता है? गिर सकता है का मतलब क्या यहाँ पे सरकार गिर सकती है? सरकार यहाँ पे कभी भी गिर सकती है? कभी भी, मतलब 4 साल में एक बार भी गिर सकती है? नहीं गिर सकते। इसका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। ये तुम भाड़ में जाओ बोल देगा लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव बोल देगा तुम भाड़ में जाओ। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ लेजिस्लेचर को खुश रखना पड़ता है, लेजिस्लेचर को खुश रखना पड़ेगा, तब उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। कुछ भी गलत काम करेगा हटा दो बोलेगा, ऐसा है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। जैसे ट्रम्प भाई साहब अब बन गए हैं, ट्रम्प भाई साहब 4 साल तक कुछ भी कर सकते हैं, उसे कोई नहीं हटा सकता है। कुछ भी कर लो, वो कोई नहीं हटा सकता, लेजिस्लेचर उसे हटा ही नहीं सकता, सरकार गिरेगी ही नहीं। लेकिन यहाँ पे सरकार गिर सकती है, समझ आया? लेजिस्लेटिव ये है प्रेसिडेंशियल फॉर्म, प्रेसिडेंशियल। और ये क्या है, पार्लियामेंट्री। इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री है। ये प्रेसिडेंशियल वाला कहाँ है, अमेरिका में। तो हम लोगों ने क्या चुना, पार्लियामेंट्री। ये कहाँ से लिए हैं हम लोगों ने, ब्रिटिश से लिए हैं। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं देख रहे हैं, ऑल्सो नोन एज वेस्टमिनिस्टर मॉडल। वेस्टमिनिस्टर मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ब्रिटिश का पार्लियामेंट है वो जहाँ पे है पार्लियामेंट, जैसे इंडिया का पार्लियामेंट कहाँ है, दिल्ली में है, तो वैसे ये कहाँ पे है, वेस्टमिनिस्टर पे है। तो नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिल्डिंग इन लंदन। तो वो जिस बिल्डिंग पे है तो वो उसको वेस्टमिनिस्टर कहते हैं। कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। अब कैबिनेट गवर्नमेंट क्यों कहा जा रहा है, देखो लेजिस्लेचर से ऊपर और जाएंगे तो एग्जीक्यूटिव मतलब आप मान लो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर होता है कैबिनेट। तो ये कितना एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा डीप है। ये लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर के अंदर ये एग्जीक्यूटिव है, उसके अंदर है कैबिनेट। तो ये क्या है, कैबिनेट ही पूरा गवर्नमेंट को चला रहा है। पूरा गवर्नमेंट को कौन चला रहा है, यहाँ से रूल निकल रहा है। हाँ, खुश भी रखना पड़ रहा है, ये चीज़ तो है, खुश भी रखना पड़ रहा है। लेजिस्लेचर को खुश रख के वो पूरा गवर्नमेंट को चला रहा है। तो ये है कैबिनेट गवर्नमेंट हो गया। फिर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब ही वही, रेस्पॉन्सिबल है, कुछ भी काम करेगा एग्जीक्यूटिव उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। मान लो ये लेजिस्लेचर, उसके अंदर ये एग्जीक्यूटिव है, ये कुछ भी काम करेगा, ये इसी का पार्ट है ना। तो ऐसा कुछ भी ना कर दे कि ये इससे दुखी हो जाए, ऐसा करके नाराज हो जाए, ऐसा करके नाराज हो जाए, ऐसे करके ना हो। नाराज हो गया तो फिर दिक्कत है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कुछ भी करेगा तो जवाब देना पड़ेगा उसको, अच्छा काम करना होगा। तो ये क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। ज़्यादा करेगा नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के खत्म। समझ आया, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब ये क्या है, ये हम लोग का इंडिया में दोनों लेवल पे है, स्टेट लेवल पे भी है और सेंट्रल लेवल पे भी है। ठीक, की फीचर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में कुछ कुछ की फीचर्स है, वो देख लेते हैं। क्या क्या की फीचर्स है, डुअल एग्जीक्यूटिव, दो एग्जीक्यूटिव है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये चीज़ नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है, इंडिया में है। पीएम सीएम भी होता है, जो रियल हेड होते हैं। लेकिन नॉमिनल हेड किससे बना के रखे हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर को। मतलब वो लोग क्या करते हैं, बस साइन करता है, नाम का हेड है, कुछ है नहीं पावर, लेकिन है नाम का हेड है। जितना पावर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है, लेकिन हम लोग क्या कराते हैं, नहीं, उनसे साइन कराते हैं, ये बोल के कि हाँ आप ही हेड हो। ठीक है, मेजोरिटी पार्टी रूल। इंडिया में ऐसा होता है, मेजोरिटी पार्टी, जिसका ज़्यादा सबसे बड़ा पार्टी होता है वो रूल करता है। अगर मान लो वो 50% मतलब वो मेजोरिटी नहीं हो पाया तो वो अलायंस बना के करेगा। ठीक, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द एग्जीक्यूटिव, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर। वही जो हम उतना देर से बक कर रहे हैं, लेजिस्लेचर के प्रति पूरा रेस्पॉन्सिबल रहेगा, लेजिस्लेचर को हमेशा खुश करके रखेगा, कुछ भी ऐसा डिसीजन नहीं लेगा जो उसके अगेंस्ट जाए। नहीं तो अगर पता चला कि वैसा डिसीजन लिया तो लेजिस्लेचर नाखुश हुआ तो अगर ये चीज़ अपोजिशन को पता चला कि अभी अगर हम वोटिंग कराएं, कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा के अगर हम वोटिंग कराएं तो इन लोग का सरकार गिरने वाला है, तो ख़त्म है। तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाएगा, सरकार डिजॉल्व, सब कुछ ख़त्म। तो ये क्या है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल रखना हो, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी होना होगा उसको, एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के प्रति। ठीक है, आगे देखते हैं। मिनिस्टर्स मस्ट बी पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। अब क्या बोल रहे हैं, मिनिस्टर्स जो बनेंगे वो लेजिस्लेचर का पार्ट होंगे, लेजिस्लेचर से बाहर का नहीं आएंगे। अगर है, ऐसा भी है कि नहीं आ सकते, कुछ कुछ रूल्स है जिसमें 30 दिन तक रखा जा सकता है। तो ये चीज़ है कि लेजिस्लेचर का पार्ट होंगे, मिनिस्टर जो भी चुन के आएंगे वो लेजिस्लेचर का पार्ट होंगे। वो लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं। लीडरशिप बाय पीएम एंड सीएम।
लीडरशिप कौन करेगा उस इसका ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में? पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट लीडरशिप नहीं करता है, पीएम या सीएम करता है। पीएम करता है वो पार्लियामेंट में और सीएम करता है इधर अपना स्टेट लेवल पे। डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली, ये डिजोल्यूशन भी होता है लोकसभा और स्टेट असेंबली का डिजोल्यूशन। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आ गया तो उन लोगों का क्या हो सकता है, ये डिजॉल्व भी हो सकता है, 5 साल होने के पहले ही डिजॉल्व हो सकता है। समझ आया कैसे डिजॉल्व हो सकता है? इतना बार से हम बात रहे हैं। अब इंडिया से हम लोग बोले कि ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हम लोग का इंडिया में भी है, लेकिन क्या क्या ऐसा कुछ कुछ माइन्यूट डिफरेंस है ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम से भी, वो भी देख लेते हैं। इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट सॉवरेन लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट। इंडिया का पार्लियामेंट उतना ज़्यादा सॉवरेन नहीं है, उतना ज़्यादा आज़ाद नहीं है जितना ब्रिटिश पार्लियामेंट है। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट पे सुप्रीम कौन होता है? पार्लियामेंट। मतलब क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है, लेकिन क्या इंडिया में ऐसा है? इंडियन पार्लियामेंट में सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ही है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इन लोग काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना कितना हार्ड है, कितना ज़्यादा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। ये यहाँ पे सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऑल्टर नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक तो अमेंड करना भी ईजी है, प्लस इन लोग का पार्लियामेंट ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी करता है, ना कि यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को रेडी करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर जो दिया गया वो सब चीज़ फॉलो होता है। तो कौन सा हम लोग का क्या इंडिया वाला सोवरेन है उतना जितना ब्रिटिश पार्लियामेंट है? नहीं। इंडिया हैज़ इलेक्टेड हेड, इंडिया के पास इलेक्टेड हेड होता है, ना कि जैसे कि ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन में क्या है, मोनार्की वाला सिस्टम अभी भी है, वहाँ पे अपना राजा वो बैठते रहता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे रूल ऐसा कुछ भी गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे रूल भी सही है, रूल सही है, मतलब पार्लियामेंट अपना काम करता है और वहाँ पे वो राजा अपना काम कर लेता है, बस रहता है। लेकिन इंडिया में क्या है, रिपब्लिक है। रिपब्लिक हेड का मतलब क्या? रिपब्लिक हेड का मतलब हो गया जो हेड होगा, जो एक तुम राजा बन सकते हो, किंग, यू कैन बी ए किंग, यू आर कॉमन मैन बट यू कैन बी ए किंग। जैसे कि हमारे जो नरेंद्र ये मुर्मू जी हैं, क्या, हाँ ये मुर्मू जी हैं, वो ST SC कैटेगरी की आती हैं। ST SC उनका आप देखिएगा, उनका जो ये है जहाँ से वो आती है वो बहुत लो लेवल है। वो हम लोग जो अभी है ना उससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे कंडीशन में। वहाँ पे आप देखेंगे इतना ज़्यादा मतलब गंदा चीज़ है, गंदा चीज़ मतलब डाउन है अभी भी। मतलब उन लोग जो टाइम में बहुत पीछे है उस चीज़ से। उन लोग सोचिए, वो मुर्मू जी वहाँ प्रेसिडेंट में बैठी हुई हैं, सबसे ज़्यादा हेड राजा वाले पोजीशन में बैठी हुई हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये रिपब्लिक होने का कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। कोई भी आदमी राजा हो सकता है, कोई भी आदमी राजा हो सकता है, इलेक्टेड हेड इलेक्ट होकर राजा बन सकता है। लेकिन ब्रिटिश में ऐसा है नहीं है। तो कौन सा अच्छा है? इंडिया वाला अच्छा है, दोनों में इंडिया वाला अच्छा है। इन बोथ इंडिया एंड ब्रिटेन द PM's रोल इज सो क्रूशियल दैट स्कॉलर्स कॉल्ड इट ए प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट। ये प्राइम जो हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम देख रहे हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर का रोल काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। प्राइम मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर को। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं, इसे हम लोग प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और क्या चीज़ कह रहा है, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सिंथेसिस एंड जुडिशियरी सुप्रीमेसी। अब ये क्या बोल, सिंथेसिस मतलब आया है, वो वहाँ से उभरा है, सिंथेसिस हुआ है, बना है। क्या चीज़ बोल रहा है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी ये कहाँ से आया है, जुडिशियल सुप्रीमेसी ये कहाँ से आया है। हम लोग के पास क्या है बोल रहा है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी हम लोग कहाँ से लिए हैं और जुडिशियल सुप्रीमेसी हम लोग कहाँ से लिए हैं। हम लोग के पास दोनों हैं, लेकिन हम लोग दोनों कहाँ कहाँ से लिए हैं। ऑफकोर्स पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी हम लोग कहाँ से लिए होंगे, इंग्लैंड से लिए होंगे। जुडिशियल सुप्रीमेसी हम लोग कहाँ से लिए होंगे, जुडिशियल सुप्रीमेसी कहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा है, वो है कहाँ, USA में। USA में जुडिशियल का बहुत ज़्यादा पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन उसका इतना रिजिड है कि जुडिशियल रिव्यू में किसी को भी डाल सकता है, इतना ज़्यादा हार्ड है वहाँ पे। यहाँ वहाँ पे कुछ भी ऐसा एरा गैरा कानून नहीं बना सकता। वहाँ का जुडिशियल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो इंडिया का क्या है, इंडिया ब्लेंड है, ब्लेंड करके रखा है, दोनों है लेकिन थोड़ा थोड़ा कम है, थोड़ा थोड़ा कम है। कुछ कुछ ये ऐसा रीज़न नहीं है कि जुडिशियल सुप्रीमेसी हम लोग को मन नहीं था रखने का उनके जितना, हम लोग को भी मन था, लेकिन हम लोग के पास केसेस इतने ज़्यादा थे और हम लोग का जो जुडिशियल है उतना ज़्यादा मतलब अभी बड़ा नहीं है। तो उन लोग केसेस काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग हो जाते हैं उतना, और हम लोग जब नया नया थे तो हम लोग संभाल नहीं पाते उतना, जुडिशियरी संभाल नहीं पाते, तो इसीलिए ये थोड़ा कम कर दिया गया था। तो देख लेते हैं क्या क्या है। टू मेजर डॉक्ट्रिन्स ग्लोबली, दो वो है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी UK से और जुडिशियल सुप्रीमेसी
यूएसए का काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इंडिया क्रिएट्स ए सिंथेसिस बिटवीन इन द टू, इंडिया क्रिएट्स ए सिंथेसिस, दोनों चीज़ें इंडिया के पास सिंथेसिस है, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइप का। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, थोड़ा है लेकिन उतना नहीं है जितना ब्रिटेन का है। पार्लियामेंट कैन अमेंड मेजर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट मेजर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स को अमेंड कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को कर दे, बेसिक स्ट्रक्चर में जो है उसे नहीं कर सकती। ठीक, पार्लियामेंट नहीं कर सकती, अमेंड सबको कर सकते लेकिन वो सबको नहीं कर सकते, और अमेंड करना भी उतना ईजी नहीं है जितना ब्रिटेन का ईजी है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, जुडिशियल सुप्रीमेसी, ये क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर पार्लियामेंट्री लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल यूजिंग जुडिशियल रिव्यू पावर, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी पार्लियामेंट्री लॉज जो पार्लियामेंट बनाएगी, पार्लियामेंट अगर कुछ अमेंड करके बनाएगा तो उसे वो इनवैलिड भी बना सकती है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ऐसा बोल सकती है। ये कहाँ से आ रहा है ये पावर हम लोग को कहाँ से हम लोग लिए हैं, ये है यूएसए में। यूएसए में काफ़ी ये हार्ड है, लेकिन इंडिया में ऐसा इतना हार्ड नहीं है क्योंकि थोड़ा सा रीजन है इसके पीछे, वही जो बोले कि हम लोग अभी तक उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हो चुके थे, हम लोग का सुप्रीम कोर्ट उतना ज़्यादा संभाल नहीं सकता था, लेकिन अब वो पहले था। अब क्या है, अब डिफरेंस फ्रॉम यूएसए, हम लोग के पास भी जुडिशियल सुप्रीमेसी है, हम लोग भी जुडिशियल रिव्यू करते हैं, लेकिन क्या है, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। उसी टाइम मैंने बताया, लेकिन उस टाइम ट्रेलर था, बोले अब बताते हैं ये क्या है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है, नहीं सबसे पहले हम बताएंगे प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, क्योंकि सबसे पहले ये इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या है, कुछ भी लॉ बना सकते हो, पार्लियामेंट के पास पावर है, आप कुछ भी लॉ, यू कैन इनेक्ट एनी लॉज, यू कैन एक्ट एनी लॉज विद द प्रोसीजर दैट इज मैंसन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंसन है जो प्रोसीजर, जैसे कि लिखा हुआ है कि आपको 51% वोटिंग चाहिए, या फिर मान लो कि 400 आदमी है तो आपको 201 वोटिंग चाहिए, इतना वोट लेके आए तो आपका इनेक्ट हो जाएगा। तो ये अगर है, मतलब सिंपल मेजोरिटी अगर ला दिए तो आप कर सकते हैं। तो क्या है ये, आप कुछ भी कानून बना सकते हैं, कुछ भी कानून बना सकते हैं, कुछ भी, उसमें ये भी हो सकता है कि क्या हो वो, जो मैंने कहा कि 8 बजे मान लो कि रात में ये कर दो, रात 8 बजे के बाद कोई बाहर निकला तो उसके ऊपर जुड़ ये हो जाएगा, जेल हो जाएगा 10 साल का, ऐसा अगर कानून बना दिया तो कानून बन जाएगा। ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, इस पे जुडिशियल रिव्यू होता है नहीं। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में तो पहले तो ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ तो होगा ही होगा कि आपको प्रोसीजर फॉलो करके लॉ बनाना है, इसके साथ साथ क्या है, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू भी होगा, जुडिशियल रिव्यू भी होगा, जुडिशियल रिव्यू भी होगा, मतलब गवर्नमेंट, ये लॉयर सब, जज सब देखेंगे कि ये क्या, ये जो लॉ बना है ये सही है, ये 100% सही है, या फिर कुछ भी बेतुका रूल बना दिया, क्या ऐसा तो नहीं है कुछ भी बना दिया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये है अमेरिका में। अब आपको तो बहुत ज़्यादा दिमाग में कन्फ्यूजन हो गया होगा कि इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, इंडिया में तो जुडिशियल ये रिव्यू है, इंडिया में तो सब कुछ है ये सब। तो हाँ है, ये पहले नहीं था लेकिन अब है। इंडिया में जब ये चीज़ बात हुआ कि इंडिया में तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्यों अपना रहे हैं, क्यों मतलब इसका ये कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ये तो है ही नहीं, तो आप ये कहाँ से कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि इंडिया में इंटीग्रेटेड है ये चीज़, इंटीग्रेटेड मतलब लिखा नहीं है लेकिन है, मतलब इसीलिए हम लोग बोलते हैं, हम लोग रिव्यू कर पाते हैं, हम लोग रिव्यू करते हैं, हम लोग रिव्यू इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड है, मतलब इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन छिपा हुआ है। देयरफॉर इंडियन जुडिशियरी हैज़ नैरोअर स्कोप ऑफ रिव्यू देन यूएस, तो लेकिन यूएस जितना अभी तक नहीं हो पाया है हम लोग का, यूएस जैसे करती है ना वो इतना नहीं हो पाया, लेकिन हालांकि अगर अभी तक का देखें, पहले का बात छोड़ दीजिए, अभी तक का देखें तो हाँ इसमें लगभग सेम हो गया है, स्टिल पावरफुल, बहुत पावरफुल है हम लोग का वाला भी। ठीक है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, अब ये क्या बोल रहा है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। द कॉन्स्टिट्यूशन इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट, इंटीग्रेटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी है। इंटीग्रेटेड है मतलब सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, ये क्या है, इंटीग्रेटेड है, अपील करेगा तो ऊपर जाएगा, क्या बता रहा है, इंटीग्रेट है, तीनों एक दूसरे से इंटीग्रेट है, सबका सेम लॉ होगा, ये जो लॉ बनाएगा वो इसको मानना ही पड़ेगा, ये जो लॉ बनाएगा ये लोअर कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। अगर मान लो कुछ हाई कोर्ट लॉ बना दिया, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने लॉ बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट का लॉ माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का लॉ हाई कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। ये सब चीज़ क्या है, इंटीग्रेटेड पाथ है। और इंडिपेंडेंट क्या बता रहा है, इंडिपेंडेंट बता रहा है कि जो लेजिस्लेटिव है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो जुडिशियरी है, जुडिशियरी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट है, उसका पार्लियामेंट से कोई लेना देना नहीं है,
वो कुछ भी नहीं है पार्लियामेंट से। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट उसको रोक देगा, पार्लियामेंट उसको सजा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कि ऐसा है कि पार्लियामेंट उसका पावर को छीन सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश ए जुडिशियल सिस्टम दैट इज बोथ इंटीग्रेटेड भी है, इंडिपेंडेंट भी है, सिंगल हायरार्की अक्रॉस सेंट्रल एंड स्टेट। सिंगल हायरार्की मतलब सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा ऊपर, फ्री फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव कंट्रोल, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से सबसे ज़्यादा ऊपर है। अब और क्या है हायरार्की? सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट, एपेक्स कोर्ट मतलब सबसे ऊपर वाला कोर्ट। हाई कोर्ट क्या है? स्टेट लेवल। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट बिलो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से नीचे वाले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर लेवल कोर्ट कहते हैं। की फीचर्स क्या है? द सेम जुडिशियल सिस्टम इन्फोर्स बोथ सेंटर एंड स्टेट लॉज। जो सेम जुडिशियल सिस्टम, जो जुडिशियल लॉ होगा वो वहाँ सुप्रीम कोर्ट का है तो ये इसका भी होगा, हाई कोर्ट का भी और इसका भी, लोअर कोर्ट को भी मानना होगा। सेम जुडिशियल सिस्टम होगा, वहाँ पे भी वैसे बेंच करके बैठेगा, यहाँ पे भी बैठेगा, यहाँ पे भी बैठेगा। स्ट्रक्चर जो होगा वो सेम होगा, वहाँ पे भी अदालत में वैसे करके फैसला सुनाया जाएगा, यहाँ पे भी सुनाया जाएगा। बस शर्त, बस ये हम लोग को डिफरेंस मिलेगा कि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा भीड़ है, बस और कुछ नहीं। और क्या है? अनलाइक यूएसए वेयर फेडरल एंड स्टेट लॉज आर हैंडल्ड बाय सेपरेट जुडिशरीज। यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है। यूएसए में सारा जो अभी अभी 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स का 50 जुडिशरी है, 50 जुडिशियल सिस्टम, मतलब जुडिशियल सिस्टम नहीं, 50 कोर्ट्स है, 50 हाई कोर्ट, सबका अलग अलग हाई कोर्ट, सबका अलग अलग रूल, सबका। ऐसा नहीं है कि जो हम लोग ऐसा नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट लॉ बना दिया तो वह सारा हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा, ऐसा वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे अलग टाइप का है। तो वहाँ पे अगर कोई एक हाई कोर्ट ने लॉ बना दिया तो ऐसा नहीं कि वो दूसरा हाई कोर्ट मानेगा, लेकिन इंडिया में है ये चीज़, ऐसा कहा जाएगा कि नहीं उस हाई कोर्ट ने ऐसा कहा था तो आपको ये चीज़ करना चाहिए इस लेवल पे। ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या है? फेडरल कोर्ट है। फेडरल कोर्ट का मतलब सारा कोर्ट्स का जो डिस्प्यूट है वो संभालेगा, कुछ अगर गलत चीज़ हो रहा है तो वो संभालेगा। तो हाई कोर्ट का कुछ डिसीजंस को अपील कर सकते हैं हम लोग इसमें, ये फेडरल कोर्ट है। हाई कोर्ट का ये को अपील कर सकते हैं, स्टेट्स के कुछ डिसीजंस को अपील कर सकते हैं। प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट प्रोटेक्ट कर रही है कि नहीं, ये कौन बताएगा? ये सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि आप इन लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाए रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाए रखा है। अब नहीं तो उन लोग अगर अमेंड करते जाता, जैसे कि वो केशवानंद भारती, कुछ भी अमेंड उस टाइम पे क्या हो रहा था, कुछ भी अमेंड करके डाल रहा था। नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। कौन गार्जियन निकला? सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट, हाई कोर्ट। लोअर कोर्ट तो कुछ डिसीजन देता नहीं है, हाई कोर्ट से ही देता है। मेजरिंग इंश्योरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ मेजर्स इंश्योरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब कुछ कुछ जो ये है फंक्शन है जिससे हम लोग को पता चलता है कि ये हम लोग को जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है। अब ये सब क्या था? ये सब क्या था? ये था इंटीग्रेटेड। अब ये वाला देख लेते हैं, इंडिपेंडेंस वाला। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, इन लोगों का जो ये है टेन्योर है, इन लोगों का सिक्योर रहता है। ऐसा नहीं है कि जब चाहे तब निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं है। फिक्स सर्विस कंडीशंस, इन लोग एग्ज़ाम देगा, पास होगा, फिर फिक्स्ड ईयर तक इन लोग ये करेगा। अभी कुछ कुछ नया रूल बना है जो शायद आई थिंक 3 साल तक उसको ये एक्सपीरियंस लेना होगा, तब वो जज बन सकता है। ये सब चीज़ें, तो ये फिक्स सर्विस कंडीशन है। सैलरी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड क्या? ये जब हम ये पढ़ाएंगे ना बजट, तब हम इसको एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस आप अभी ये जान लीजिए कि बजट मतलब क्या होता है। बजट जब बनता है तब पहले कंसोलिडेटेड फंड को साइड में कर लिया जाता है, मतलब इसमें सब लोगों का सैलरीज होता है, सैलरीज, सब लोगों का सैलरीज को पहले से साइड कर दिया जाता है। उसके बाद कुछ भी उन लोग बजट बनाते हैं, मतलब कहाँ पे वेलफेयर वाला चीज़ कुछ भी बनाना है, क्या बनाना है, ये चीज़ बाद में इंक्लूड होता है। सबसे पहले कंसोलिडेटेड फंड को पहले ऐड किया जाता है, पहले ही। तो हम लोग, इन लोग का सैलरी कहाँ से मिलता है? कंसोलिडेटेड फंड, मतलब इन लोग का सैलरी कहीं जा रहा है? नहीं, इन लोग का सैलरी आते रहेगा। इससे क्या पता चल रहा है? इन लोग इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट से कुछ भी ये नहीं है। नो डिस्कशन ऑन जज कंडक्ट इन पार्लियामेंट, कोई भी जज का ये बिहेवियर कि कैसा है, क्या कर रहा है, वो अच्छा है कि बुरा है, इसके बारे में पार्लियामेंट डिस्कशन नहीं कर सकता, बशर्ते उसका इम्पीचमेंट का बात होगा। इम्पीचमेंट कराना बहुत ज़्यादा हार्ड काम है, 2/3 से होता है, तो ऐसे नॉर्मल डिस्कशन नहीं कर सकता ये। ठीक है। बैन ऑन पोस्ट रिटायरमेंट प्रैक्टिस। इंडिपेंडेंट कैसे है? कोई भी जो रिटायर हो गया है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। ये चीज़ क्या बता रहा है? ये चीज़ बता रहा है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी ऐसा नहीं है कि किसी को भी ला के बैठा दिया है। पावर ऑफ कंटेम्प्ट, पावर ऑफ कंटेम्प्ट का मतलब क्या? अगर जुडिशियरी में अगर कोई मान लो ये जो हॉल होता है, कोर्ट का जो हॉल होता है, वहाँ पे जाके कुछ भी
जज को उल्टा पलटा नहीं बोल सकता है कोई, चाहे वो पुलिस हो या कुछ भी हो, मिनिस्टर हो, वो जज को कुछ भी उल्टा पलटा नहीं बोल सकता। अगर वो बोला तो उसे जेल हो जाएगा। पावर ऑफ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब उसको ये पावर है कि अगर कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गंदा बिहेवियर कर रहा है, तो हम तुमको ये कर देंगे, जेल में डाल देंगे, फाइन लगा देंगे, सस्पेंड कर देंगे। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इंश्योर्ड, बोल रहा है कि हम लोग सेपरेट करके रखे हैं किसको, जुडिशरी सेपरेट करके रखा हुआ है, किससे, एग्जीक्यूटिव से, लेजिस्लेटिव से सेपरेट है, सेपरेटेड है। तो ये क्या बता रहा है, इंडिपेंडेंट है। तो आज काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और कल से हम फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करेंगे और काफ़ी ऐसे ही हम पढ़ाएंगे, लेकिन हम कल थोड़ा हो सकता है कि जल्दी हो, कल हम इसको ख़त्म कर देंगे। ऐसा नहीं हो कि जल्दी होगा, जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो तो आज पूरा हो गया, तो कल हम लोग पूरा करेंगे। और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, आपको समझ आया कि नहीं। और ठीक है, अगर स्पीड आपको करना चाहिए, मुझे आपको बता, अगर आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा स्पीड पढ़ाना है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब करने का बोल रहे हैं यार, ठीक है, अच्छे से पढ़िए।